नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं खरा सौदा। मैं हूं आपके साथ अशेषा अध्वर्य और आज हमारे साथ मुंबई स्टूडियो में फुल हाउस। अभिषेक और डिम्पी दोनों ही हमारे साथ नोएडा से अब मुंबई आ चुके हैं। इस हफ्ते बजट की एक्सक्लूसिव कवरेज ईटी नाउ स्वदेश पर हम डिटेल्ड एनालिसिस लेकर आएंगे। एक्सपेक्टेशंस क्या रहेगी बजट के दिन भी, पूरी रिसर्च टीम और सभी एंकर्स आपके लिए एक्सक्लूसिव डिटेल्स लेकर आएंगे। लेकिन डिम्पी, गुड मॉर्निंग। शीशा और हाउसफुल तो है, बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक्चुअली थोड़ा हाउसफुल नहीं को मार्केट जब मैं बार बार देखता हूँ मेरे को लगता है मंदड़ियों का थोड़ा हाउसफुल है। थोड़ा सा फिल्म बहुत देख ली, अब थोड़ा खाली करने की ज़रूरत है। खैर इस पर बहुत सारी चर्चा होगी और ये बजट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बजट इंपॉर्टेंट होता ही है, लेकिन जब मार्केट से कनेक्ट हो जाए सैटरडे तो अच्छा है। पहले हम सोच रहे कि क्यों सैटरडे को इन्होंने मार्केट ओपन कर दी। आप बजट को अगर लेके आ रहे हो सैटरडे को, कोई बात नहीं, हम गैप अप या गैप डाउन कर देंगे। अब मेरे को लगता है कि नहीं, अच्छा किया सैटरडे को मार्केट ओपन कर दी, नहीं तो एक गैप अप और गैप डाउन तो झेला ही नहीं जाता, क्योंकि हम इस जगह पर ऑलरेडी आ गए हैं। खैर इस सब पे चर्चा तो होगी, लेकिन सबसे पहले जरा विंडोज़ में आपके सामने हम ट्रिगर्स रख देते हैं, ताकि उस ट्रिगर्स पे एक बार आप मोटा मोटी सरसरी नज़र डाल लें, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। पहला, यूएस मार्केट्स आपको मालूम ही है, वहाँ से जो संकेत आए हैं और वहाँ पे अभी भी आपको कुछ हद तक गिरावट दिख रही है, कुछ थम गया है। 200 पॉइंट करीब के डॉ फ्यूचर्स अभी आपको नीचे दिख रहे होंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट है गिफ्ट निफ्टी, इस समय इंडिकेट कर रहा है कि आप गैप डाउन करने जा रहे हो, ठीक ठाक बड़ा गैप डाउन कर रहे हो। 23,000 को बचाना इस बार की पूरी पहल हो जाएगी। आईसीआईसीआई बैंक, एनटीपीसी के अच्छे नतीजे आए हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील और डीएलएफ के मिले जुले नंबर्स हैं। साथ ही टाटा स्टील और आईजीएल, पीईएल, एसीसी, इनके नतीजे आज होंगे। तो रिजल्ट हैवी डे है फिर से। लेकिन अगर आप मेरे से पूछें कि पिछले हफ्ते से लेके इस हफ्ते में क्या बदला है, तो मैं बोलूँगा सिर्फ डेट बदली है और हमने अपना रिपब्लिक डे बहुत अच्छे से मनाया। ये दो चीज़ें अच्छे से हुई हैं और इस बार का दिल्ली में रिपब्लिक डे देखने लायक था। मैं वजह आपको बताता हूँ, क्योंकि इस बार बहुत धूप खिली हुई थी। नहीं तो अमूमन क्या होता है, फोक की वजह से आपकी विजिबिलिटी कम हो जाती है, लेकिन इस बार ज़बरदस्त दिल्ली के अंदर रिपब्लिक डे की सेलिब्रेशंस हुई, रंगारंग झांकियाँ दिखी, पूरा सैन्य बल हमने अपना शो किया, प्रलय जैसी एक बहुत सुंदर मिसाइल हमने देखी और वह जब आप देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। खैर ये जो अभी आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये कुछ तस्वीरें वैसी भी थी जिसमें एयरक्राफ्ट मार्च पास्ट करते हैं एक्चुअली में इंडिया गेट के ऊपर से। कर्तव्य पथ हो गया, पहले राजपथ था वो। तो बहुत ही शानदार, एक बहुत ही खुशनुमा माहौल इस बार दिल्ली में कम से कम 26 तारीख को देखने को मिला। बिल्कुल, तो काफ़ी कुछ एक्शन दिखा कल के सत्र में, लेकिन इसके अलावा अभिषेक कुछ और ट्रिगर्स होंगे जहां पर हमें नजर रखनी पड़ेगी। हाँ, मतलब वीकेंड बड़ा ये सुपर वीकेंड रहा शीशा। मतलब हमारे दफ्तर से भी कई लोग अहमदाबाद गए थे कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट अटेंड करने। अब उनसे पूछेंगे कि कैसा एक्सपीरियंस रहा है। लेकिन जो खबरें आ रही हैं, जैसे मैंने तो बहुत देखा नहीं, लेकिन न्यूज़ हर जगह है कि क्रिस मार्टिन ने जो रेंडिशन किया है वंदे मातरम का, मतलब लोगों के रोंगटे वहाँ पर खड़े हो गए। और देखिए खास इसलिए भी है कि कोल्ड प्ले विदेश का बैंड है, उसको लेकर इतनी दीवानगी, और क्रिस मार्टिन जो कि ब्रिटिश सिंगर हैं और उन्होंने वंदे मातरम वहां पर गाया और सारे के सारे जो भारतीय फैंस उनका दिल जीता है। एक जो कमाल का मैच रहा कल ऑस्ट्रेलियाई ओपन में। जैनिक सिनर जो कि वर्ल्ड नंबर 1 थे और इसके अलावा अलेक्जेंडर ज्वेरेव जो कि वर्ल्ड नंबर 2 है। इससे बेहतर आप मैच फाइनल का नहीं देख सकते हैं। तो शानदार मुकाबला। जैनिक सिनर इटली के प्लेयर हैं और उन्होंने लगातार दूसरी बार ये ग्रैंड स्लैम जीता है। और शनिवार को मैं देखा था कि टीम इंडिया ने अपना जो विजय रथ है T20 में उसको बरकरार रखा है। इंग्लैंड को बहुत ही रोमांचक मुकाबले में दूसरा T20 मैच भी जीता। 2 विकेट से हालांकि ये जीत रही और जीत के जो नायक रहे तिलक वर्मा, बहुत ही धमाकेदार पारी उन्होंने खेली। लगातार वो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाते जा रहे हैं, क्योंकि पिछले 5-6 पारियां हो गई जब से तिलक वर्मा आउट नहीं हुए। तो ये कमाल का वीकेंड रहा म्यूजिक लवर्स के लिए, स्पोर्ट्स लवर के लिए। इसके अलावा जो देशभक्ति के रंग में जो रंगना चाहते थे उनके तस्वीरों का जिक्र किया डिम्पी ने। और बेहतरीन हमेशा की तरह ये रिपब्लिक डे की पैरेड रही और उसमें उत्तर प्रदेश की जो झांकी रही इस बार कुंभ की थीम पर थी और वो वहाँ की मुख्य आकर्षण भी निश्चित तौर पर रही। बिल्कुल सुपर वीकेंड था सभी के लिए, एंटरटेनमेंट। रिपब्लिक डे तो था ही और रिसर्च टीम से भी कई सारे लोग गए थे। हम उनसे भी बात करेंगे, कोल्ड प्ले का एक्सपीरियंस जानेंगे। लेकिन अभिषेक, सबसे पहले ग्लोबल बाजारों से किस तरह से ट्रिगर्स आ रहे हैं उस पर नजर डालेंगे।
आशीषा देखिए, अब शुक्रवार तक क्या हुआ वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आज क्या हो रहा है वो थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि ये वीक जो है वो बहुत इवेंट हेवी है। यूएस फेड की पॉलिसी पर नजर आएगी। 28 और 29 तारीख को एफएमसी की बैठक है, 29 को पॉलिसी आएगी। हालांकि सीएमई फीड वॉच टूल के मुताबिक दरों में बदलाव नहीं होने की जो संभावना वो है 99%। तो देखते हैं कि जेरोम पावेल की तरफ से कमेंट्री किस तरह से निकल के आती है, वो क्या कुछ कहते हैं। लेकिन शुक्रवार को डाउ जोन्स में 140 अंकों के आसपास की नरमी रही। लगातार जो 4-5 सत्र की तेजी चल रही थी, 4 दिनों की तेजी थी, उस पर ब्रेक लगी है। नेस्डेक की बात करें, वहां पर भी हमने देखा कि करीब 100 अंकों के आसपास की गिरावट रही। और S&P 500 में भी हमने नरमी देखी करीब 0.25% के आसपास की। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एनवीडिया के शेयर में हमने देखा करीब 3% के आसपास की नरमी रही। इस हफ्ते आईटी के कुछ बड़े नतीजे आएंगे अमेरिका में, उस पर नजर रहने वाली है। हालांकि डाउ फ्यूचर हम अभी देख रहे हैं कि करीब 200-225 अंकों के आसपास की नरमी के संकेत दे रहा है। तो एक तरफा बाजार चले हैं। पिछले हफ्ते 2-2.25% के आसपास की तेजी हमने डाउ जोन्स में देखी है। नेस्डेक S&P 500 में भी करीब 0.25% के आसपास की तेजी रही है। तो थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग और एक बड़े इवेंट से पहले थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच, ये स्वाभाविक है, इससे ज्यादा डरने की वैसे जरूरत है नहीं। एशिया की बात करें तो जापान के निकेई में लगातार दूसरे दिन नरमी है। लगातार 4-5 सत्र की तेजी वहां पर हुई थी। फिलहाल 200 अंक नीचे आपको निकेई दिखेगा। हांगकांग, चीन, कोरिया के बाजार में करीब आधे से 0.25% से आधे % के आसपास की तेजी। ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा प्रेशर जरूर देखने को मिल रहा है। एक डेटा आया है चाइना की तरफ से, वो है चाइना की मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के आंकड़े। और उम्मीद थी कि 50.1 की रीडिंग आएगी, लेकिन आया है जो आंकड़ा वो आया है 49.1 का, यानी कि 50 के नीचे का जो भी आंकड़ा होता है वो दिखाता है कि इकोनॉमी में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो वहां की इकोनॉमी के लिहाज से थोड़ा सा निराश करने वाला डेटा जरूर है। हालांकि बाजारों पर कोई खास हम रिएक्शन देख नहीं रहे, क्योंकि ज्यादातर जो आंकड़े आए हैं वो अनुमान के मुताबिक या उससे बेहतर आए थे। अन्य संकेतों की बात करें, हमारे लिए ये डेटा थोड़ा गौर से सुनिएगा, क्योंकि सारे के सारे अच्छे हम कह सकते हैं। सोने में नरमी है, $2770 के आसपास कारोबार कर रहा है सोना। डॉलर में हल्की सी मजबूती आई है, लेकिन जो मजबूती आ भी रही है डॉलर इंडेक्स में वो ज्यादा नहीं है। अभी भी जो चिंताएं थी वो कम हुई है। 107.65 के आसपास डॉलर इंडेक्स है। 10 ईयर के बॉन्ड यील्ड जो हम देख रहे थे कि 5% की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था, अब वो धीरे धीरे घट के 4.5% की तरफ आ रहा है, जो कि अच्छा संकेत है। 4.59% 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड है यूएस में। और क्रूड की बात करें तो क्रूड में लगातार नरमी है। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था अपनी दावोस वाली स्पीच में कि वो ओपेक देशों से, सऊदी अरब से अपील करेंगे कि क्रूड के प्राइसेस वो घटाएं। और अमेरिका में भी आउटपुट बढ़ने की उम्मीद है। इसके चलते भी कच्चे तेल पर थोड़ा सा दबाव आ रहा है। ब्रेंट क्रूड का भाव लगातार हम देख रहे हैं कि दूसरे तीसरे सत्र में $78 के नीचे है। तो ये एक अच्छा संकेत आपके लिए जरूर है। लेकिन गिफ्ट निफ्टी 176 अंक नीचे, कॉशियस शुरुआत यहां पर भी होने के संकेत है। और अब बजट मात्र 5 सत्र दूर यहां से रह गया है, तो बाजार थोड़े से सधे हुए कदमों के साथ यहां से आगे बढ़ेगा। एक जो चिंता लगातार बाजार को परेशान कर रही है वो है FIs की बिकवाली का आंकड़ा। इस पर हम डिम्पी से चर्चा भी करेंगे। आंकड़ा एक बार जरा आपको बता देते हैं कि शुक्रवार को भी 2750 करोड़ की, हालांकि क्वांटम छोटा है, लेकिन बिकवाली का आंकड़ा जरूर आया है। इंडेक्स ऑप्शंस में भी करीब 12,500-13 हजार करोड़ रुपए की सेलिंग का ही फिगर है। तो यहाँ अगर आप जनवरी में देखेंगे टोटल करीब 70,000 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली हो गई है। और ये एक पेन पॉइंट है बाजार के लिए। डिम्पी, आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि देखिए, नतीजों की बात करें, थोड़े से सुधार हमने देखा है। जो हम स्कोर कार्ड दिखा रहे हैं उसमें ज्यादातर नतीजे अनुमान से बेहतर आए हैं। FIs कितना दर्द दे रहे हैं और कितना अभी दर्द देंगे? दर्द काफ़ी दे रहे हैं और आगे भी दर्द दे सकते हैं। हालांकि मैं उम्मीद करता हूं ऐसा ना करें। देखिए, जिस जगह पर हम आए हुए हैं ना, यहाँ हम जैसे तैसे करके पहुँच गए हैं। हमने पहले भी बड़े एफर्ट्स किए, इसको ना हम तोड़ें। लेकिन आप देखो, आप डेरिवेटिव एक्सपायरी के मुआयने पर आ गए हो, बिल्कुल ख़त्म होने को आ गई है। 30 तारीख की सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी है। आप उसके बावजूद भी नहीं सुधरे, मतलब कोई तेज़ी नहीं आई। मेरे को एक चीज़ की और थोड़ी सी प्रॉब्लम इस बार इंडियन मार्केट्स में दिखी, स्पेशली पर्टिकुलरली इंडियन मार्केट्स में दिखी। मैं उसको नोटिस कराता हूँ आपको। देखो, अगर आप हैंसेंग को देखो, कॉस्पी को देखो, अगर आप किसी भी एशियन मार्केट्स को देखो, मैंने यूएस की बात ही नहीं बोली, मैं सिर्फ एशियन मार्केट्स की बात बोल रहा हूँ, जिसका हम भी एक हिस्सा हैं। जैसे हम उनको देखते हैं वैसे वो हमको देखते हैं, इतना ही बस। हाँ, अगर आप इसको देखेंगे ना, तो कोई भी मार्केट
पिछले एक महीने में नेगेटिव भी नहीं हुआ। कोई भी मार्केट पिछले एक महीने में नेगेटिव ही नहीं हुआ। हमने 10% खोया है पिछले एक महीने में, 1 से 1.5 महीने में। तो हमने जो रिएक्शन दिया है वो ओवर रिएक्शन दिया है। किस चीज़ का रिएक्शन था? क्या ग्लोबल में कोई डिस्टर्बेंस थी? डोनाल्ड ट्रंप तो दिसंबर से पहले ही चुने जा चुके थे, उनका तो सिर्फ शपथ ग्रहण होना था जैन में। फिर क्या प्रॉब्लम थी? क्या अर्निंग्स खराब आई? अर्निंग्स तो शुरू ही 10 जैन के बाद हुई हैं, एथिकली देखा जाए तो। उससे फिर पहले क्या प्रॉब्लम थी मार्केट के अंदर? वो थी एफआईज की प्रॉब्लम और एफआईज द्वारा बेचने की प्रॉब्लम, और उसके बाद आपके पास कोई मैक्रो डाटा नहीं था। ऐसा नहीं कि एफआई सिर्फ इंडिया से बाहर निकलते हैं, और भी तो डेवलपिंग मार्केट्स होंगी, उनसे भी तो बाहर निकले होंगे, लेकिन हमारा रिएक्शन थोड़ा ओवर रिएक्शन है, ये मैं बोलूँगा। इस ओवर रिएक्शन से इंडियन मार्केट्स को थोड़ा बाहर भी आना चाहिए। हम तेज़ी में भी ओवर रिएक्ट कर जाते हैं और कई बार मंदी में भी ओवर रिएक्ट करते हैं। मैं इसमें 100% मानता हूँ इस बात को, जो पहले वैल्यूएशंस को लेकर चलती थी कि हमारा बाज़ार महंगा है, आप दूसरे बाज़ारों के कंपेयर में देखो। उसका भी एक तर्क सिर्फ यही हुआ करता था कि भाई वो ज़्यादा चल गया है, लेकिन अगर आप वैल्यूएशन पे कई सारी कंपनीज को चेक करोगे तो आपको फिर अलग आंकड़ा दिखता। लेकिन मैं चलो जनमानस में ही आ जाता हूँ, एक बात मान लेता हूँ कि बाज़ार महंगा था। अरे जब बाज़ार महंगा था तो इतनी क्रूएल्टी के साथ तोड़ने की ज़रूरत नहीं थी जितना टूटा। तो इसको मैं एक ही लाइन में यहाँ पे निपटा देता हूँ कि ये हमने ओवर रिएक्शन दिया है। अब हम खुशी का रिएक्शन ज़रूर देना चाहिए हमको। जो अभिषेक आपने हमसे क्वेश्चन पूछा कि मार्केट के अंदर और दर्द देंगे, देखिए एफआईज की होल्डिंग पिछले पूरे हफ्ते थोड़ी सी बढ़ी है, ये मैं आपको खुशी का एक नंबर बता देता हूँ। बट उसने आपके स्टॉप लॉसेस को तो बचाया, बट आपको गेन नहीं दिया। और आपकी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम आपके सपोर्ट को बचाना और उसके बाद फोर्स की रिक्वायरमेंट होना, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। बार बार हम सपोर्ट को बचाते हैं। 23,000 पूरा हफ्ता आपने बचाया, 23,350 तक भी गए, अटेम्प्ट भी लिया कि हम 500 तक आ जाए, बट नहीं आ पाए, घूम फिर के वापस उसी 23,000 पे आ गए। कहने का मेरे मतलब ये है कि 23,000 का सपोर्ट एफआईज की होल्डिंग बढ़ाने से बचा, बट अभी भी फोर्स की कमी है। क्या मार्केट में कोई ट्रिगर चाहिए? तो उसका जवाब है हाँ, ट्रिगर चाहिए। एक और चीज़, डीआईज की पूरी फोर्स लगी हुई है मार्केट को बचाने में। मैं थोड़ा थैंक यू करूंगा इस प्लेटफॉर्म से डीआईज को। अगर हमारी बात कहीं भी जाती हो, कोई भी फंड मैनेजर वाला सुनता हो, तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपकी होल्डिंग 56% है। मैंने कई साल के इस तरह के डाटा को चेक किया मार्केट में, बैक टेस्टेड में। उस समय तक एफआईज की होल्डिंग इतनी नहीं होती थी, अब एफआईज की होल्डिंग का रोल थोड़ा बढ़ गया, बट डीआईज ने बहुत अच्छा काम किया है। थोड़ा बहुत डिप्लॉयमेंट के बाद उनके पास भी दिक्कत आ रही है कि पैसा 26,000 करोड़ रुपए हर मंथ आ रहा है, बट पूरा मार्केट में नहीं लगा पा रहे हैं। बट फिर भी वो भी कैसे लगाएंगे? बड़ा भाई कुछ नहीं कर रहा तो फिर छोटे भाई को डर तो लगता है ना। फिर भी उन्होंने काफ़ी हद तक पैसा लगाया, और अपने पुराने एक्सपीरियंस पे मैं बोलूँगा 56% लॉन्ग होना ये मजाक की बात नहीं है। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जब एफआईज और डीएस के नंबर छिड़े तो रिटेल का नंबर बताता हूँ। रिटेल का नंबर है 70% लॉन्ग का, डीएस का नंबर है 56% लॉन्ग का, एफआईज का नंबर है 20% लॉन्ग का। तो जो रिटेल का नंबर है 70% लॉन्ग का, ये थोड़ा ज़्यादा है। आपको ध्यान होगा, अगर आप हमको गौर से सुनते होंगे, बार बार हमने कहा है कि जब तक रिटेल माल छोड़ेगा नहीं, एफआईज का माल आएगा नहीं सिस्टम में, एक कॉन्टिन्यूटी वाली तेज़ी आपको नहीं दिखेगी। आप 2 दिन आपको लगेगा फील गुड होगा, फिर से फील बैड होने लगेगा। तो थोड़ा सा रिटेल को थोड़ा पीछे हटना होगा। ये कैसे हटेगा बॉस? रिटेल कैसे पीछे हटेगा? रिटेल को या तो आप पनिशमेंट दो या तो रिवॉर्ड दो। 2 ही तरीके होते हैं हटाने के, या तो मैं पनिशमेंट से आपको बाहर निकाल दूंगा, या तो मैं आपको रिवॉर्ड दूंगा, आपका मैं प्रमोशन कर दूंगा, आगे ले आऊँगा आपको, मैं उस जगह पर नहीं रहने दूंगा। तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा रिटेल का प्रमोशन हो जाए, बाजार थोड़ी भी शॉर्ट कवरिंग दिखा दे, तो रिटेल अपने आप धीरे धीरे माल छोड़ेगा। जब रिटेल माल छोड़ेगा तो एफआईज का माल सिस्टम में आ जाएगा, पैसा वही है, घूम फिर के ऊपर नीचे आता है। एक और छोटा सा पॉइंट के साथ मैं एफआईज को निपटा देता हूँ। यहीं पे एफआईज की होल्डिंग 20% हो चुकी है। आप ये बात मान के चलेगा, अगर आपको मेरे से अगर आपको ट्रिगर जानना है तो मैं आपको बताता हूँ, मैं अपनी नज़र अब 15 से 16% के एफआईज की होल्डिंग पे रखूँगा। जिस दिन भी एक कम हो जाएगी, मैं उस दिन के बाद से, मैं हो सकता है 5 दिन की मार्केट की छुट्टी लेके चला जाऊँ। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, मैं अगर एफआईज की होल्डिंग वापस से 15% के नीचे चली गई ना, आप छुट्टी ले लेना भले मार्केट से, तो वो आपसे देखा नहीं जाएगा, वैसा हो सकता है मार्केट।
तो थोड़ा सावधानी रखो और एक स्टांस को ना चेंज करो। जो स्टांस हमने 15 दिन से मेंटेन किया हुआ है, डेट इज कॉल्ड एक्यूमुलेशन, एकत्र करना, धीरे 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 करके मार्केट के अंदर पैसा डालना। ये बात सुनते सुनते आशीषा के भी कान पक गए होंगे, आपके भी कान पक गए होंगे और मेरे और सहयोगी एंकर्स के भी कान पक गए होंगे कि आप तो 20-25 दिन से कह रहे हो एकत्र करते रहो, इकट्ठा करते रहो, इकट्ठे करते रहो। कैसे इकट्ठे करें? आप इसे सोचो कि अगर मेरे पास 10 लॉट थे तो मैंने अब तक सिर्फ 6-7 लॉट इकट्ठे किए, और उसका मेरे को बेनिफिट क्या हुआ? उसका बेनिफिट ये है कि मेरा माल भी आ गया, थोड़ी कॉस्टिंग भी नीचे हुई, और मैं इस मार्केट के यूफोरिया से थोड़ा बच के रहा। इसलिए जिसने भी एक्यूमुलेशन का स्टांस बनाया, मेरे को लगता है बहुत अच्छे से डिराइव किया है कि कई बार ऐसा मौका होता है जब आपको पूरा पैसा नहीं लगाना होता, आप धीरे धीरे करके पैसा लगाओ, और मैं बोलूँगा थोड़ा रुक रुक के भी पैसा लगाओ। तो ये वही स्टांस है, इसको हम तब तक चेंज नहीं करेंगे जब तक अब बजट फाइनली आ नहीं जाता। मैं बजट से पहले भी हम स्टांस चेंज नहीं करेंगे, और मेरे को लग रहा है मार्केट करने भी नहीं देगा आपको। आप कर लो, आपको करने भी नहीं देगा। बिल्कुल, ये नजरिया FIIs और DIIs की होल्डिंग को लेकर। लेकिन इसके अलावा निफ्टी की बात करें तो याद रखिए बुधवार और गुरुवार को अच्छी तेजी दिखी थी, लेकिन उसके बाद शुक्रवार को हल्की सी कमजोरी के साथ भारतीय बाजार बंद होते हुए नजर आए 23,100 के निचले स्तर पर। निफ्टी पर किस तरह की राय होगी डिम्पी? देखिए आशीषा, करीब 32% का निफ्टी का रोल ओवर हुआ है। 32% रोल ओवर का मतलब है कि इस मंथ के जितने कॉन्ट्रैक्ट हैं उसके 32% कॉन्ट्रैक्ट मैं अगले महीने में ले गया। चाहे वो मंदी के लेके जाऊं, तेजी के, वो बाद में फाइन ट्यून होगा, बट आप ऐसा समझ लो कि जो बाहर आपके पास इस मंथ में था वो अगले महीने 32% ट्रांसफर हो गया एक और मंथ के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी जब इतना हमने ट्रांसफर किया, 32% का रोल ओवर किया, मार्केट में कोई इंपॉर्टेंट एग्रेशन नहीं दिखा। नहीं तो आप, अच्छा इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब है कि जो रोल ओवर हो रहा है अगले कॉन्ट्रैक्ट में वो भी शॉर्ट्स का ज़्यादा हो रहा है। आपको मैंने एक बताया था एग्जाम्पल के लिए, अभिषेक जी ने मेरे से 2-3 बार पूछा, तो मैं वो पहाड़ पे जाते रहते तो मैंने उनको एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया कि जब आप पहाड़ पे चढ़ते हैं, आपने पीछे एक बैग ले रखा है और बैग में मैंने गीले कपड़े डाल दिए। सोचो आप, तो जो पहले ही तो बैग भारी था, ऊपर से और गीले कपड़े कर दिए तो और भारी हो गया, आप चल ही नहीं पाओगे। बोले हम चल जाएंगे, बड़े पहलवान। आप चल के तो दिखाओ। आप चलोगे 100 मीटर 200 मीटर, आप फिर से थक जाओगे, आपको फिर से बैठना पड़ेगा, हाँफ जाओगे, नीचे जाना पड़ेगा, फिर से ऊपर आओगे, फिर से नीचे जाओगे। जो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, महीना लग जाएगा उसको कवर करने में। एग्जैक्टली यही हो रहा है मार्केट के अंदर। जो बैगेज है वो गीला है, गीला मतलब शॉर्ट्स का है। आप उनको बाहर निकालो। जब तक शॉर्ट सिस्टम से बाहर नहीं जाएंगे, तेजी वाले कितना ही अच्छा क्यों ना कुछ भी कर लें, मार्केट में रिकवरी बहुत फास्ट और बहुत सस्टेनेबल रिकवरी नहीं आएगी। शॉर्ट्स का सिस्टम से अलग होना जरूरी है। या तो खुद से कर लें, या तो डेरिवेटिव एक्सपायरी करवाती है। एक्सपायरी कैसे कराती है कि इस मंथ के सौदों को कटवा देगी, अगले मंथ में ट्रांसफर करवा देगी। तो जो मैं रोल ओवर का नंबर देख पा रहा हूँ, 32% रोल ओवर हुआ है, उसके बावजूद भी हम 23,000 से जूझ रहे हैं। इसका मतलब शॉर्ट्स भी ट्रांसफर हुए अगले मंथ में, जो अगला फेब का मंथ है। ये अच्छा साइन नहीं है। अब बजट को बहुत अच्छा ट्रिगर लेके आना होगा। ध्यान रखिएगा, ये शॉर्ट्स एक तरह का बारूद है, अगर इसमें आग लगेगी तो ये ब्लास्ट भी करेगा, यानी कि ये शॉर्ट कवरिंग भी कराएगा। अगर आग नहीं लगी तो यही बारूद आपको अपनी स्मेल से सड़ा देगा। ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसलिए मैं लेवल्स के साथ आ जाता हूँ। मैंने आपको रोल ओवर का नंबर भी मोटा मोटी इसके बीच में बता दिया। एक और चीज़, प्रीमियम्स भी घट गए हैं, सिर्फ 20 पॉइंट का प्रीमियम रह गया। प्रीमियम एक इच्छा शक्ति होती है, वो मार्केट के अंदर थोड़ी एब्सेंट हो गई है। ओपन इंटरेस्ट करीब 5,28,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का अभी भी इस मंथ में भी खड़ा है, और इस मंथ में कम से कम हमको 5 लाख से नीचे अब तक आ जाना चाहिए था, हम नहीं आए हैं। अभी भी 5,28,000 है। हैवी है काफ़ी, बट वो शॉर्ट्स के साथ हैवी है, इसलिए कवरिंग की बहुत सख्त जरूरत है। लेवल्स बता देता हूँ निफ्टी के। 23,000 इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। आपको अगर भगवान से प्रार्थना करनी तो ये प्रार्थना करोगे भी 23,000 इस पूरा हफ्ता ना टूटे, क्योंकि इस हफ्ते के सैटरडे में बजट आएगा। तो आप सोमवार से लेकर शुक्रवार तक क्या करोगे? क्या करोगे बताओ आप? मैडम तो बोलेंगे सैटरडे को, आप क्या करोगे? बोले हम नहीं बजट डिस्कस करेंगे। अरे बजट क्या डिस्कस करोगे? जब बजट आया ही नहीं तो डिस्कस क्या करोगे उसके अंदर? तो भगवान से यही प्रार्थना करो कि शॉर्ट्स इतने ज़्यादा ना बढ़ जाएं कि आपको 23,000 के लेवल्स भी तोड़ने पड़ जाएं। तो 23,000 किसी तरह से मेंटेन रही, आपका सपोर्ट है। फोर्स की जहाँ तक बात है 350 के बाद आएगी, और उसके बाद फिर हम 550-600 जब कि तब देखेंगे। इतनी बड़ी बात अभी बोलने की बात नहीं है। फिलहाल 23,000 के सपोर्ट को किसी तरह से बचना चाहिए। बिल्कुल 23,000 का सपोर्ट बचना चाहिए। हमने देखा शुक्रवार को 23,100 के नीचे की क्लोजिंग हुई है। लेकिन निफ्टी बैंक पर आ जाते हैं। HDFC बैंक के नतीजे अच्छे आए थे, और जिस दिन नतीजे आए निफ्टी बैंक को भी सपोर्ट किया, शेयर चला भी। लेकिन उसके बाद फिर से हमने देखा कि
कोई खास मूवमेंट आई नहीं है एचडीएफसी बैंक में। अब आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे आए हैं, इंटरेस्ट इनकम के दम पर हमने देखा कि बेटर देन एक्सपेक्टेड आईसीआईसीआई बैंक के भी नंबर्स हैं। तो दो जो मेजर जो बैंक्स हैं जिनकी वेटेज 50% से ज्यादा की निफ्टी बैंक में, वो अच्छे आंकड़े आ गए हैं। डिम्पी, 48,000 के आसपास का निफ्टी बैंक है, 2 दिन की छोटी छोटी कमजोरी हो गई है और ऊपर से करीब 6,000 पॉइंट नीचे हैं। क्या मान के चलें कि अब ये दो जो बड़े बैंक हैं ये थोड़ा सपोर्ट देंगे या फिर प्रेशर बना रहेगा वहां भी? देखिए, प्रेशर तो बना रहेगा। वजह एक इसकी बहुत साफ है, नंबर्स एक ट्रिगर है, इसके अलावा ग्लोबल मार्केट एफआई। अच्छा, हम एचडीएफसी को खाली नंबर से देख रहे हैं, क्या हम एचडीएफसी को एफआई से नहीं देखे? हम आईसीआईसीआई को खाली नंबर से देख रहे हैं कि एफआई आईसीआईसीआई बैंक में पैसा नहीं डालते हैं। तो वो एफआई जब इंडिया में अंदर आएंगे तो स्वाभाविक सी बात है वो आईसीआईसीआई और एचडीएफसी के अंदर भी आएंगे, लेकिन वो नहीं आ रहे हैं। तो नंबर्स के लिहाज से ये अपने आप को सेफ्टी नेट देते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब एचडीएफसी बैंक के नंबर्स आए तो ये 1650 का आप एचडीएफसी देख पा रहे हैं ना, ये 1750 और एक बार 1800 तक भी पहुंच गया था। वापस 1650 है। इसने अपने आप को इंटरनली तो बचाया, बट ये उतनी फोर्स, उतना डायनामो जनरेट नहीं कर पाया कि वो मार्केट को भी ड्रैग करता लेके जा पाए। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। कभी भी किसी के भी नंबर देखें, खासकर जो फ्रंट लाइन जिनके पास वेटेज बहुत ज़्यादा है, उसके नंबर्स में एफआईज की होल्डिंग पिछले 1-1.5 महीने में, 2 महीने में, अमूमन में बदलती नहीं है जल्दी, फिर भी 1.5 से 2 महीने के अंदर या 1 क्वार्टर के अंदर जरा चेक कर लो कोई चेंजेस वगैरह तो नहीं है। बढ़नी तो चाहिए। अच्छा, नहीं बढ़ेगी, बोले हम नहीं बढ़ती, इसमें क्या बढ़ेगी एफआईज की होल्डिंग? ठीक है जी, नहीं बढ़ेगी, लेकिन एफआईज का रुख इंडियन मार्केट में तो पॉजिटिव नहीं है। तो पैसा अगर वो होल्डिंग्स अपनी नहीं बढ़ाएंगे तो कम से कम ट्रेडिंग तो करवाते, वो भी नहीं हो रहा है। और एक और चीज, बैंक निफ्टी में डिस्काउंट आ गया, आप ऊपर देख पा रहे होगे 20 पॉइंट का। ये सीरीज में पहली बार डिस्काउंट आया, अभी सीरीज खत्म नहीं हुई है, सीरीज में पहली बार डिस्काउंट आया। इच्छा शक्ति इतनी कमजोर है कि आप 48,000 के लेवल पे आके खड़े हुए हो और उसके पास आपके पास डिस्काउंट है, आप खरीदना ही नहीं चाहते। आप ये सोच के देखो, कोई आदमी 53,000 पे इंटरेस्टेड था बैंक निफ्टी खरीदने में, 52,000 पे इंटरेस्टेड था, लेकिन 48,000 पे नहीं है। बोले वो तो सर यूफोरिया रहता है मार्केट का, वो तो आदमी को डरा देता है इसलिए नहीं खरीद पाता। यस, 100% वही यूफोरिया अभी भी मार्केट के अंदर काम कर रहा है। लेकिन मैं फिर से बोलूँगा, धीरे धीरे करके आप अपने स्टांस को एकोमोडेशन का ही रखो, अभी एकदम से ना आना। हम रूटीन गिरावट नहीं देख रहे हैं मार्केट की, ये बात समझनी चाहिए हमको। ये मार्केट की रूटीन गिरावट नहीं है, ये एक्स्ट्रॉर्डनरी गिरावट है और ये बहुत ही क्रूअल गिरावट है। हर बार हर फेज पे उम्मीदें टूटती गई, बाजार खिसकता गया, उम्मीदें टूटती गई, बाजार खिसकता गया। तो ये गिरावट को आप हल्की गिरावट ना माने, इसको ठीक होने में भी समय लगेगा। इस बार का आपका जो जेस्चर्स पीरियड है अस्पताल में, वो काफ़ी लंबा चला गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि बजट का टॉनिक आपको ठीक कर सकता है, वो देना ही चाहिए। अगर बजट में सब कुछ ठीक, देखो इतनी उम्मीदें लगा दी हैं, अब तो वित्त मंत्री को भी शायद रात को नींद नहीं आती होंगी। इतनी उम्मीदें हमने लगा दी कि मैडम बजट अच्छा लाओ, बजट अच्छा। अरे बजट अच्छा नहीं भी आए ना, मैं कहता हूँ तब भी कम से कम ऐसी स्टेटमेंट आ जाए जो मार्केट के लिए ठीक आ जाए, ठीक है ना। मैं तो भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म जो LTTS है, यानी कि शॉर्ट टर्म गेंस हैं और लॉन्ग टर्म गेंस हैं, इसमें कुछ छोटा सा ट्विक कर दिया जाए, फिर देखो मार्केट रॉकेट हो जाएगा। थोड़ा सा कुछ ऐसा ही चाहिए जो बाजार की बेसिक रिक्वायरमेंट में से एक है, वैसा जरूर चाहिए। बैंक निफ्टी के लेवल्स के साथ मैं खत्म करूंगा, फिर मेहमान हमारे साथ वेट कर रहे हैं। 48,000 इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया, जैसे उसका 23,000 है, इसका 48,000 है। आप जैसे तैसे 48,000 को बार बार बचा रहे हो। मैं थोड़ा उम्मीद करता हूं कि आज भी बच जाएगा, इस पूरे हफ्ते में बचा रहेगा। बजट आएगा, ध्यान रखिएगा, सैटरडे को आपको, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक वैसे भी झेलना ही है मार्केट को। तो भगवान से यही प्रार्थना कीजिए कि 48,000 के लेवल्स ना टूटे। अगर हम 48,000 के नीचे और 23,000 के नीचे ट्रेड करते हैं तो ये हफ्ता काफ़ी दर्दनाक भी हो सकता है। मैं आपको थोड़ा पहले से सचेत कर रहा हूँ, बट मेरा ऐसा मानना है कि एफआईएस की जो होल्डिंग बढ़ी हुई है ये कहीं ना कहीं थोड़ी हेल्प भी करेगी। तो दोनों पॉइंट्स हैं, लेकिन मेरे पास बुरे पॉइंट्स थोड़े ज़्यादा हैं। करूँ क्या, जो मेरे को दिख रहा है मेरे को वही बोलना पड़ रहा है। ठीक है जी। देवांग शाह इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ज़रा करते हैं बातचीत, और मेहमान धीरे धीरे जुड़ते जाएंगे, उन सबको धीरे धीरे करके हम कनेक्ट करते जाएंगे। देवांग भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। तो जरा पहले आप हमको ये बताइए कि आपका स्टांस क्या है। हमने तो एकोमुलेशन का स्टांस ले ही रखा है, आप सुनते भी होंगे रोज हमको, है ना। आप अभी भी कोई बड़ा एक्सपेरिमेंट करने के मूड में हैं या फिर अभी नहीं करें?
वेरी गुड मॉर्निंग। तो बात करें अभी, आई थिंक जिस तरीके से मार्केट में हमने वॉलेटिलिटी देखी है, आगे भी देखने मिल सकते हैं, बिकॉज बजट सेशन भी हमें, बजट भी एक इवेंट है। तो ओवरऑल अभी इंडेक्स स्पेसिफिक सजेशन रहेगा कि ज्यादा यहाँ पे पोजीशन न ले। 22,900 की इमीडिएट सपोर्ट है निफ्टी के लिए, 23,350, 23,400 एक रेजिस्टेंस है। हमें लगता है कि ये दायरे में देखने मिल सकता है। अगर 22,900 को भी लेवल्स को ब्रेक करे तो पॉसिबल है फर्दर करेक्शन देखने मिल सकता है निफ्टी में। जहां तक बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी का जो ओवरऑल ट्रेंड है वो डेफिनेटली हमें देखा है नेगेटिव ट्रेंड है, बट एक सपोर्ट के पास है। बैंक निफ्टी का जो इमीडिएट सपोर्ट है 47,900 एक सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए, 48,800 ये एक रेजिस्टेंस है। तो ये दायरे में देखने मिल सकता है, बट जैसे हमने बात की वॉलेटिलिटी काफी देखने मिल सकती है मार्केट में। तो ट्रेडर्स को सजेशन रहेगा कि एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करें मार्केट में। ठीक है, तो एक बार जरा आप अपने ट्रेडिंग कॉल्स भी बता दीजिए दिवांग, आपके ट्रेड कौन से हैं आज के? तो फर्स्ट स्टॉक यहाँ रहेगा सेल के लिए अपोलो टायर। अपोलो टायर की बात करें तो जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर वीक हुआ है। लोअर टॉप लोअर टर्म स्ट्रक्चर में स्टॉक डेली चार्ट पे ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है और इसमें गिरावट देखने मिल सकती है। तो अपोलो टायर सेल की सलाह है। स्टॉप लॉस रखना है 435, टारगेट है 408। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा बाय साइड एफएमसीजी स्टॉक के लिए। जैसे हमने बात की कि ओवरऑल जो मार्केट में वॉलेटिलिटी देखने मिल सकता है, तो हम डिफेंसिव काउंटर पे देखना बैट करना चाहेंगे। टाटा कंज्यूमर और खरीदने की सलाह है। स्टॉप लॉस रखना है 973, टारगेट है 1020। ठीक है, तो आपके लिए अपोलो टायर पर ट्रेड करने की सलाह है देवांग की तरफ से। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आप देख रहे होंगे स्क्रीन के निचले हिस्से में कि सरकार ने सीबी चेयरमैन पद के लिए आवेदन मंगाए, और इस पर चर्चा चल रही थी कि क्या माधवीपुरी बुच को एक्सटेंशन मिलेगा नहीं मिलेगा। ताबड़तोड़ फैसले लिए हैं माधवीपुरी बुच ने। एफएनओ ट्रेड से रिटेल को थोड़ा सा डिस्करेज करने को लेकर भी काफ़ी सारे फैसले हुए हैं उनके रिजीम में। कुछ आरोप भी लगाए गए, हमने देखा अडानी ग्रुप से जोड़ के उनको। तो ये सारी चीज़ें नहीं, लेकिन एक सफल कार्यकाल रहा है डिम्पी, और उम्मीदें ये थी, चर्चाएं चल रही थी क्या एक्सटेंशन मिलेगा, लेकिन अभी सरकार ने आवेदन मंगाए हैं। आवेदन मंगाए हैं तो रास्ता साफ हो रहा है कि शायद माधवीपुरी बुच नहीं हो, अगली सेबी चेयरपर्सन वापस से एक्सटेंशन भी ना मिले। और 3 साल का कार्यकाल था, उनकी जो अपॉइंटमेंट हुई थी वो 1 मार्च 2022 को थी, और वो 28 फरवरी तक 2025 तक, यानी कि ठीक बजट से 2 दिन पहले तक की सेबी चेयरपर्सन के तौर पर रहेंगे। ये बात सच है कि उन्होंने एफआईस को लेकर काफ़ी रेगुलेशंस किए, और ये बात भी सच है कि एफआईस थोड़ा अनकंट्रोल्ड हो रहा था। ऐसा हो रहा था कि 2 रुपये की कॉल 200 हो जा रही थी और 200 रुपये वाली कॉल 2 रुपये होती। वो तो खैर अभी भी होती है, ऐसा नहीं कि सभी रेगुलेशन से वो एकदम से रातों रात ही ठीक हो गया, बट हाँ उसको रेगुलेट करने की कोशिश जरूर की गई। मेरे को लगता है बोल्ड स्टेप लिए हैं माधवीपुरी बुच ने अपने इस पूरे कार्यकाल के अंदर। उन्होंने मार्केट के उस पल्स को दबाया है जिस पल्स से ही बाजार चलता। हम जाने ही जाते थे वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेरिवेटिव एक्सचेंज के तौर पर, और उसी डेरिवेटिव एक्सचेंज को, यानी कि उसी बिजनेस को मार्केट के रेगुलेट करने का काम किया। दूसरा, मेरे को लगता है कि कई बार ऐसे मौके आते हैं जब नोडल एजेंसीज पर भी आरोप लगाए जाते हैं, तो उनका भी उन्होंने बखूबी जवाब दिया। हमें एक्सपेक्टेशन था कि माधवीपुरी बुच एक्सटेंड कर जाएंगे इस प्रिवेलिंग रिजीम के अंदर, बट जिस तरह से आवेदन की डेट रखाई गई है और आवेदन मांगे गए हैं, लग रहा है कि चांसेस थोड़े कम हैं कि माधवीपुरी बुच रिपीट करेंगी। क्या इसका मार्केट पे असर पड़ेगा? 100% पड़ेगा, 100% पड़ेगा इसका असर, क्योंकि सेम रिजीम, सेम वेवलेंथ का आदमी, सेम एक्सपीरियंस का आदमी, सेम अप्रोच का आदमी ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। या तो आप थोड़ा ज़्यादा अच्छा लाएंगे या थोड़ा ज़्यादा खराब लाएंगे। आपको ध्यान होगा जब आरबीआई के चेयरपर्सन हुआ करते थे मिस्टर पटेल, उसके बाद फिर मिस्टर दास को लाया गया। जब मिस्टर दास आए तो बिल्कुल शांत अवस्था में आरबीआई हो गया था, लेकिन उससे पहले उर्जित पटेल हुआ करते थे, तो बड़ा सरकार के साथ बड़ा क्लैश था, बहुत दिक्कत थी। बाद उन्होंने अपने पेपर्स डाले बाकायदा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है इस समय। मेरे को लग रहा है कि अगर उनकी ही वेवलेंथ का आदमी आता है तो मार्केट में फिर से रेगुलेशन का काम जारी रहेगा। अगर उनकी वेवलेंथ से हट के कोई आता है तो फिर शायद हो सकता है कि ये दाएं बाएं यानी कि पीछे थोड़ा हो सके जो कोर रेगुलेशंस की बात हो रही है। बट हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए भी कि अब नया बंदे का नाम कौन है वहाँ पे, ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंडनबर्ग ने भी आरोप लगाए थे माधवीपुरी बुच पर, और यही नहीं, जो सीबी के जो कर्मचारी हैं उन्होंने भी ये आरोप लगाया था, और बाकायदा फाइनेंस मिनिस्ट्री को चिट्ठी लिखी थी, टॉक्सिक वर्क कल्चर का आरोप लगाया था। तो तमाम चीज़ें थी। देखिए, सफल कार्यकाल रहा है, लेकिन थोड़े से सरकार भी नहीं चाहती कि ऐसे जो थोड़े विवादों में घिरे लोग हों उनको
आगे बरकरार रखा जाए इसी ऐसे बड़े पद पर। तो ये 17 फरवरी आवेदन देने की आखिरी ये तारीख निकल के आ रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे और ये समझते हैं कि जो नतीजे आए हैं, जो खबरें आई हैं शेयरों से जुड़ी, वो किस तरह की हैं, और ब्रोकिंग रिपोर्ट्स पर भी आगे फोकस करेंगे। हमारे सहयोगी गौरव जवलेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, गुड मॉर्निंग। बताइए, पहले तो ये बताइए कि आपका कोल्डप्ले का एक्सपीरियंस कैसा रहा, उसके बाद जरा नतीजों के बारे में बताइएगा। जी हाँ, कोल्डप्ले का अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो काफ़ी सही एक्सपीरियंस था, काफ़ी अच्छा था। एक काफ़ी बड़ा कॉन्सर्ट जो इंडिया में हुआ, इसके ऊपर हमने देखा कि काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स जो है वो भी मिला था, और कोल्डप्ले का ओवरऑल अगर एक्सपीरियंस कहे तो काफ़ी अच्छा था। बट इसी के साथ अगर हम बात करें नतीजों की, तो वहाँ पे ओवर द वीकेंड काफ़ी सारे नतीजे भी देखे, और उस पर भी एक अच्छा बुरा जो आज वो एक ये होगा इम्पैक्ट होगा, वो देखना ज़रूरी रहेगा। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं ICICI बैंक के साथ। काफ़ी अच्छा रिजल्ट जो है यहाँ पे हमने देखा था ICICI बैंक के लिए। अगर हम बात करें नेट इंटरेस्ट इनकम और PPOP और पैट की, तो वहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी में एक बीट देखने को मिला। एसेट क्वालिटी में एक काफ़ी अच्छा पॉजिटिव सरप्राइज देखने को मिला, क्योंकि क्रेडिट कॉस्ट जो था वो स्टेबल था, और नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी कहीं पे जो 2 बेसिस पॉइंट से घटे थे वो इनलाइन थे। तो एक अच्छा नंबर ICICI बैंक की तरफ से। इसके अलावा IDFC फर्स्ट बैंक की अगर बात करें तो यहाँ पे थोड़ा MFI स्ट्रेस की वजह से एक इम्पैक्ट जो है देखने को मिल सकता है आज के दिन में, एक नेगेटिव इम्पैक्ट। और इसका मेन रीज़न ये है कि अगर हम बात करें ग्रॉस NPS और नेट NPS की, हालांकि ये जो नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट अगर हम क्रेडिट कॉस्ट की बात करें तो ये जो क्रेडिट कॉस्ट है MFI सेगमेंट में 8% तक चला गया है, और ये प्रोविजन जो इंक्रीज हुए थे इसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो 52% से गिरी है इस क्वार्टर में ही। इसके अलावा बात करते हैं येस बैंक की। इस बैंक के नतीजों की अगर बात करें तो कहीं पे प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ जो थी वो एक लो बेस पे हमने देखने को मिली थी, इसके लिए एक बड़ा नंबर देखने को मिल रहा है। बट इसी के साथ साथ जो एसेट क्वालिटी है वो स्टेबल रही है, और इसकी वजह से एक अच्छा इंपैक्ट जो है या फिर एक पॉजिटिव इंपैक्ट जो है इस क्वार्टर के रिजल्ट में हमें देखने को मिल सकता है। इसके अलावा बात करते हैं DLF की। अगर इस कंपनी की बात करें तो काफ़ी पॉजिटिव एक नंबर जो है हमारे सामने आ रहा है। नंबर्स की बात करें तो नेट प्रॉफिटेबिलिटी में तो अच्छी ग्रोथ देखने को ही मिली थी, बट इसके साथ साथ FY25 का जो गाइडेंस कंपनी ने दिया था वो Q3 में ही अचीव कर दिया है। इसके बाद एक पॉजिटिव इंपैक्ट इस कंपनी में भी देखने को मिल सकता है। इंडिगो की अगर बात करें तो रिजल्ट जो थे, रेवेन्यू में ग्रोथ अच्छा देखने को मिला, EBITDA में ग्रोथ अच्छा देखने को मिला, प्रॉफिटेबिलिटी में गिरावट देखने को मिली। बट इसी के साथ साथ और एक कंसर्न जो है वो है कि जो FX रेट्स है और दूसरी मतलब जो फ्यूल प्राइजेस है, जेट फ्यूल प्राइजेस, इसकी वजह से जो कंसर्न है इसकी वजह से एक नज़र रखना जरूरी रहेगा। हालांकि नंबर्स अच्छे थे, बट इन आगे जाके आने वाले कंसर्न्स की वजह से इस स्टॉक पे नजर रखना जरूरी रहेगा। JSW स्टील की बात करें तो थोड़ा वीकनेस जो है देखने को मिला हमें। अगर बात करें रेवेन्यू की तो वहाँ पे 4% का अपटिक तो था, बट EBITDA मार्जिन जो था वहाँ पे गिरावट देखने को मिली। बट हालांकि ये जो EBITDA मार्जिन था वो एक्सपेक्टेशन से थोड़ा अच्छा था। GCPL की बात करें तो यहाँ पे एक मिक्स्ड नंबर देखने को मिला, बट जो बायस रहेगा वो थोड़ा बेरिश रह सकता है, क्योंकि रेवेन्यू तो इनलाइन था बट EBITDA और प्रॉफिटेबिलिटी में कहीं पे एक बीट देखने को मिला था। हालांकि वॉल्यूम्स की बात करें तो कहीं पे इनलाइन नंबर देखने को मिला, बट ओवरऑल जो ब्रोकरेजेस है उनके तरफ से एक पेसिमिस्टिक सेंटीमेंट जो है देखने को मिल सकता है। मैक्रोटेक डेवलपर्स एक अच्छे नंबर्स के साथ कंपनी इस क्वार्टर में भी आ चुकी है। रेवेन्यू की बात करें तो 40% से बड़ा है, EBITDA मार्जिन में भी अपटिक देखने को मिला, तो अच्छे नंबर्स यहाँ पे। NTPC की अगर बात करें तो ऑपरेशनली एक वीक क्वार्टर हम Q3 को कह सकते हैं कंपनी के लिए, और आगे जाके हालांकि नंबर्स की बात करें तो कहीं पे प्रॉफिटेबिलिटी में एक फ्लैट नंबर देखने को मिला। एग्जीक्यूशन जो है वो काफ़ी की एरिया रह सकता है, तो नंबर्स के अलावा भी एग्जीक्यूशन पर नजर रखना जरूरी है। इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, DCB बैंक की बात करें तो यहाँ पे इनलाइन नंबर्स देखने को मिले। एक पॉजिटिव ट्रेंड जो है वो DCB बैंक में ये है कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिला था इस क्वार्टर में, और इसके चलते इस पे नजर रखना जरूरी रहेगा। और आखिर में टोरेंट फार्मा की भी बात करते हैं। नंबर्स की बात करें तो अच्छे नंबर्स थे, कहीं पे जो EBITDA मार्जिन है उसमें सुधार देखने को मिला, प्रॉफिटेबिलिटी में भी सुधार देखने को मिला। कहीं पे जो एक्सपोर्ट्स को लेकर कंसर्न है उस पर नजर रखना जरूरी है, बट ओवरऑल अच्छे नंबर्स इस कंपनी की तरफ से भी देखने को मिले। बालकृष्ण टायर्स, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज की भी बात करें तो यहाँ पे भी एक मिक्स नंबर देखने को मिला, क्योंकि रेवेन्यू जो है 12% से बड़ा था, बट नेट प्रॉफिट में हमें कहीं पे 47% की ग्रोथ देखने को मिली। और इसी के चलते हुए अगर रैपअप करना है तो एक अच्छे नतीजों के ऊपर ICICI बैंक और येस बैंक जैसे कंपनीज पर नजर रखना जरूरी है। DLF भी एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स के साथ आया, और इसी के साथ साथ कहीं पे वीक साइड पे अगर बात करें तो IDFC फर्स्ट बैंक, या फिर अगर बात करें हम लोग टोरेंट पावर की, तो यहाँ पे जो आगे जाने वाले कंसर्न है या इंडिगो, यहाँ पे इन सब कंपनीज पर नजर रखना आज के दिन में जरूरी रहेगा। सारे कंपनियां जिसके नतीजे आए, स्टॉक्स रिएक्ट करते हुए नजर आएंगे, सभी स्टॉक्स पर अपनी नजर रखें। गौरव, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन नतीजों के अलावा भी कुछ स्टॉक्स रहेंगे जो खबरों के लिहाज से आज फोकस में रहेंगे। जिनय अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जिनय, गुड मॉर्निंग।
बिल्कुल खबरों और ब्रोकरेज के दम पे अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो सबसे पहले आईसीआईसीआई बैंक की बात करते हैं। बर्नस्टीन की रिपोर्ट है जिन्होंने मार्केट परफॉर्मेंस रेटिंग दिया, जो टारगेट प्राइस है वो है 1440 रुपये का। ग्रोथ देखेंगे तो कंसेंसस से कम नज़र आया, लेकिन हालांकि जो कासा नंबर था, जो कासा का ग्रोथ है वो उन्हें ओवरऑल एक पॉजिटिव नज़र आ रहा है। और बैंक आगे चल के जो अपना प्रायोरिटाइज है वो प्रॉफिट को कर रहा है ग्रोथ के ऊपर। इसके अलावा डीएलएफ के ऊपर बात करेंगे, मल्टीपल ब्रोकरेज नोट है, जेफरीज की नोट है जहाँ पे उन्होंने बाय रेटिंग बरकरार रखे, जो टारगेट प्राइस है वो है 1000 रुपये। उनका मानना है कि अगर हम Q3 सेल्स के नंबर्स देखें तो उसने एस्टिमेशंस को बीट किया है और उसी के चलते जो कैश कलेक्शंस है वो भी अच्छे नज़र आए। इसके अलावा CLSE की रिपोर्ट है डीएलएफ पर, आउट परफॉर्मेंस रेटिंग है, टारगेट प्राइस है 975। अगर हम ओवरऑल प्री सेल्स नंबर्स देखें तो एस्टिमेशन से अच्छे नज़र आए और जो FY25 का कंपनी का गाइडेंस था वो ओवरऑल सरपास करते हुए नजर आया है Q3 में ही। इसके अलावा इंडिगो इंटरग्लोब एविएशन फोकस में रहेगा। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है, बाय रेटिंग है और जो टारगेट प्राइस है वो है 4650 रुपये। उनका मानना है कि अगर हम ओवरऑल नंबर्स देखें Q3 तो एस्टिमेशन से अच्छे नजर आए और जो कंपिटिटिव पोजीशनिंग है कंपनी की ओवरऑल कंपेयर टू पीएस वो भी एक स्ट्रेंथनिंग होते हुए नजर आई। इसके अलावा जेट फ्यूल प्राइसेस और USD INR रेट, ये इसके चलते उन्होंने 5 से 6% का कट किया है आगे चल के एस्टिमेशंस में। इसके अलावा GSW स्टील आज फोकस में रहेगा। बात करेंगे सिटी की तो यहाँ पे उन्होंने सेल रेटिंग बरकरार की है, जो टारगेट प्राइस है वो है 715 रुपये। उनका मानना है कि Q3 एक स्लाइटली हमें बिलो नज़र आया। रियलाइजेशंस और जो स्पॉट प्राइजेस थे ये एक वीकर साइड पे नज़र आए। हालांकि मॉर्गन स्टैनली यहाँ पे उनके एक बुलिश नोट है, उन्होंने ओवरवेट रेटिंग मेंटेन किया और जो टारगेट प्राइस है उसके लिए वो है 1150 रुपये का। उनका मानना है कि वॉल्यूम एस्टिमेशन से ज़्यादा अच्छा ग्रोथ नज़र आया और जो सब्सिडरीज की परफॉर्मेंस थी वो भी ओवरऑल एक पॉजिटिव रही। इसके अलावा श्रीराम फाइनेंस फोकस में रहेगा। पहली रिपोर्ट है HSBC की, बाय रेटिंग मेंटेन और जो टारगेट प्राइस है वो है 745 रुपीज़ का। उनका मानना है कि एक हेल्दी ग्रोथ नज़र आई। क्रेडिट कॉस्ट जो था वो भी ओवरऑल एक अच्छा नज़र आया। इसके अलावा मैनेजमेंट ने भी हाईलाइट किया है कि जो डिमांड ओवरऑल एनवायरनमेंट है CV स्पेस के लिए वो एक पॉजिटिव नज़र आ रहा है। इसके अलावा जेफरीज की भी रिपोर्ट है, उन्होंने भी बाय रेटिंग किया, जो उनका जो टारगेट प्राइस है वो है 710 रुपये का। उनका मानना है कि एक स्लाइट मिस नज़र आया बिकॉज ऑफ लोअर NII और हायर प्रोविजन। हालांकि वैल्यूएशंस के तरफ से देखेंगे तो एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा गोदरेज कंज्यूमर्स, ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा। मक्वायरी की रिपोर्ट है, न्यूट्रल रेटिंग है ओवरऑल और जो टारगेट प्राइस है वो है 1125 रुपीज़ का। उनका मानना है कि ओवरऑल Q3 एक EBITDA के फ्रंट पर मिस था। हालांकि जो वॉल्यूम्स है वो रिकवर करेंगे आगे चल के, लेकिन एक ग्रेजुअल तरीके से रिकवर करेंगे। वही मॉर्गन स्टैनली और जेफरीज की बात करें तो उन्होंने मॉर्गन स्टैनली ने इक्वल वेट रेटिंग बरकरार रखी, जो टारगेट प्राइस है वो है 1313 और जेफरीज उन्होंने भी बाय रेटिंग बरकरार रखी है, जो टारगेट प्राइस है वो है 1400 रुपये। जेफरीज का मानना है वर्स्ट जो है ओवर हो गया है, लेकिन आगे चल के ग्रेजुअल रिकवरी नजर आएगी। और लास्ट में बात करेंगे लॉरस लैब की, तो गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है, उन्होंने अपनी सेल रेटिंग को मेंटेन रखा, जो टारगेट प्राइस है वो है 475 का। उनका मानना है कि ओवरऑल Q3 देखेंगे तो इनलाइन नज़र आया। जो CDMO है वहाँ पे एक पॉजिटिव नज़र आया, ओवरऑल मार्जिन इंप्रूवमेंट भी नज़र आया, जो एंकरेजिंग है आगे चल के क्वार्टर्स के लिए। और जेफरीज की भी रिपोर्ट है जहाँ पे उन्होंने अंडर परफॉर्मेंस रेटिंग बरकरार रखी, जो टारगेट प्राइस है वो है 480 रुपीज़ का। उनका मानना है कि ये क्वार्टर अच्छा था, लेकिन आगे चलकर ये सस्टेनेबिलिटी कैसी प्ले आउट करती है वो एक फोकस रहेगा लॉरस लैब्स के लिए। ठीक है, जिन्हें और गौरव, आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम ये रिपोर्ट्स और खबरें बताने के लिए। और नतीजों की बात करें तो बहुत ही कह सकते हैं कि एक्शन पैक्ड ये वीकेंड रहा है। ICC बैंक, JSW स्टील, DLF, मैक्रोटेक, NTPC, येस बैंक, बड़े नंबर्स जो आप जानना चाहते हैं उनके नतीजे हैं और कहीं न कहीं बाजार को भी थोड़ा सा डायरेक्शन देने का काम जरूर करेगा। दो अपने एक्सपर्ट्स को और जोड़ लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रशांत सावंत हैं, दिग्गज टेक्निकल एनालिस्ट हैं, और फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे जियोजित फाइनेंशियल के गौरांग शाह। आप दोनों का बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। शुरुआत प्रशांत जी आपसे कर लेते हैं। आपने जरा ट्रेडिंग कॉल्स बता दीजिए, उसके बाद हम एक एक करके रिजल्ट्स पे और खबरों पर राय लेंगे आपसे। जी गुड मॉर्निंग अभिषेक जी, गुड मॉर्निंग टू द पैनल, सभी दर्शकों को नमस्कार। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा वेट करूंगा ओपनिंग के लिए। फिलहाल मैं सिर्फ एक स्टॉक में, वो भी कंडीशनल ट्रेड रखना चाहूंगा। अगर हम हेवल्स को देखें तो एक सपोर्ट ब्रेक करने के नजदीक है, जो सपोर्ट है करीबन 1510। जो शुक्रवार की क्लोजिंग थी वो थी 1523, 1523। तो यहाँ पे कंडीशनल सेल होगा बिलो 1510, 1510 के नीचे स्पॉट लेवल, और जो स्टॉप लॉस होगा वो 1530 के ऊपर 1532, 33 के आसपास रख सकते हो। और यहाँ से जो टारगेट होगा, अगर 1510 चूक जाता है तो 1460, 1460, 1450। ठीक है, हेवल्स और यहाँ से गिरावट बढ़ सकती है, 4.5% ये गिर के शेयर बंद हुआ है।
शुक्रवार के सत्र में प्रशांत जी की तरफ से एक ये रिकमेंडेशन हो गई। गौरांग सर, गुड मॉर्निंग। आपसे जरा आईसीसी बैंक से शुरुआत कर लेते हैं और आईसीसी बैंक के साथ साथ आप जरा बैंकिंग सेक्टर को लेकर भी व्यू दीजिएगा और कंसिडरिंग द फैक्ट कि आगे बजट खड़ा है, आप बताइए कि आपको आईसीसी बैंक के नतीजे कैसे लगे सर? बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक, आपका सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो शनिवार को संध्या काल में 5 बजे हम आप ही के चैनल पर जुड़े थे और हमने आईसीआईसीआई बैंक की नतीजों को लेकर के चर्चा कविता थपयाल जी से करी थी और हमने हमारा वक्तव्य ये बताया था कि हमारा जो अनुमान था आईसीआईसीआई बैंक के नतीजों को लेकर के, उससे कहीं ज्यादा बेहतर आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे आए हैं। थोड़ा बहुत मामूली सा, बहुत ही मामूली सा एनआईएम में अगर आप देखें तो 0.02% के नीचे की तरफ के आंकड़े आए। उसके बाकी अगर आप आंकड़े देखें, एडवांसेस, डिपॉजिट्स, मुनाफा, नेट इंटरेस्ट इनकम, एसेट क्वालिटी, कमूमन पूरा मापदंड अगर आप सामने रखते तो अच्छे थे नतीजे, हमें ऐसा लग रहा है। और निरंतर हमारी राय खरीदारी की रही है आईसीआईसीआई बैंक पर और हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं वित्तीय क्षेत्र अब धीरे धीरे करके जो सुधार की गति है अभिषेक, वहां पर तेजी आने के आसार नजर आ रहे हैं और शायद चौथी तिमाही के नतीजे इससे भी बेहतर हो सकते हैं। आप बता रहे हैं बात गौरांग सर, पहले तो शुक्रिया समय देने के लिए और आपने सैटरडे को भी समय दिया तो इसके लिए भी अगेन शुक्रिया। वैसे गौरांग सर, एक पर्सनल बात पूछूं आपसे 1 मिनट के अंदर ही, आप घर में भी ऐसे ही बोलते हैं, मतलब शांति से, सौम्यता से, या फिर ऑफिस और घर में थोड़ा गुस्सा करते हैं आप? नहीं, हमारे ऐसे कोई दो चेहरे नहीं है। जो चेहरा यहाँ पर है वो चेहरा सभी जगह पर होता है, घर पर भी होता है और जब हम बाकी हमारे मित्र गण को मिलते हैं उनके साथ ही हम बहुत ही नरमास और सभ्यता से बात करते हैं। और मेरा एक मानना है डिम्पी कि अगर आप अपनी बुद्धिमत्ता की जो नसें हैं उसको आप खींचते हैं और उसको फुलाते हैं तो मेरे ख्याल से आपके जीवन में जो संतुलन बना रहना चाहिए वो कभी नहीं बना रहेगा। नहीं, बहुत बढ़िया सर, आपके घर वाले काफ़ी लकी हैं इस मामले में। और मैं बोलूँगा जिसको भी ब्रोकिंग में थोड़ी प्रॉब्लम है, गौरांग सर से ज़रा संपर्क कर ले, अच्छे बॉस साबित होंगे, डांटेंगे भी नहीं, प्यार से काम करवाएंगे, क्योंकि आप बड़ी सौम्यता से बोलते हैं, बहुत ही आराम से बोलते हैं सारी चीज़ों को। मेरे को लगा कि शायद आप टेलीविज़न पे ऐसे बोलते हैं, वैसे गुस्से में होंगे, तो आपने क्लियर कर दिया ऐसा नहीं है ना। और आपने नेशनल टीवी पे बोला सर, आप गलती से करना भी नहीं गुस्सा, अगर आप करते होंगे तो ठीक है सर। तो आपको हमने फंसा लिया जैसे तैसे करके। अच्छा सर, एक और चीज़ बताइए अब जरा, ये फार्मास्यूटिकल्स के भी कुछ नंबर्स आए हैं, है ना, टोरेंट फार्मा भी उसमें से एक है। जेफरीज ने तो इसके टारगेट को बढ़ाया है और करीब करीब 4000 के आसपास का है। आपकी है लिस्ट में सर? CLSA, जेफरीज, HSBC सबकी रिपोर्ट आई है, आपकी लिस्ट में है क्या टोरेंट फार्मा? बिल्कुल है और काफी लंबे समय से, मेरे ख्याल से इन्होंने चयन नहीं किया होगा, उससे पहले हमने चयन किया था टोरेंट फार्मा। और मैं अभी आपके सहयोगी को सुन रहा था, CDMO, API और जेनेरिक, ये जो 3 अलग अलग हिस्से हैं फार्मा क्षेत्र के, खास करके जो CDMO सेगमेंट है डिम्पी, वो हमें बहुत ही आकर्षित लग रहा है। और यहाँ पर कुछ कंपनियां हैं जैसे टोरेंट फार्मा हो गई, कुछ हद तक जाइडस लाइफ हो गई, सिप्ला, एक IPO आया था डिम्पी कुछ समय पहले, एक्यूम स्ट्रक करके, करीबन 600 650 के आसपास IPO का फ्लोर था। ये पूर्ण तरीके से 100% CDMO सेगमेंट में कामकाज करती है। और वास्तविकता ये है डिम्पी के, हमारा भारत देश पूरी दुनिया के लिए दवाई की दुकान था, है और आने वाले भविष्य में रहेगा। इसकी ये जो परिस्थिति है या ये जो हमारा भारत देश का स्तर है पूरी विश्व भर के लिए, दुनिया के लिए दवाई की दुकान, इसको कोई चुनौती नहीं दे सकता है। हमारे यहाँ पर जिस प्रकार से क्षमता है, R&D है, बुद्धिमत्ता है और कामकाज करने का जो तरीका है वो, और टोरेंट फार्मा पर तो काफी लंबे समय से, जब भी मेरे ख्याल से करीबन 1000 के नीचे था तब से हम खरीदारी की राय दे रहे हैं और वो निरंतर आज के तारीख में भी है। ठीक है ना सर, कुछ बजट वाले स्टॉक है प्रशांत सावंत, मैं फटाफट से आपसे पूछता हूँ, जरा जल्दी जल्दी बताते जाइएगा, स्पीड से पूछूंगा। पहला एक IEX, स्वाभाविक है बजट के आसपास थोड़ा एक्टिव हो जाएगा शेयर, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में कुछ लॉन्ग बनी है इसके अंदर, करीब 1% ऊपर जाके बंद हुआ है, आप जरा देख के बताइए सर IEX।
तो डिम्पी जी, हालांकि ये बेस फॉर्मेशन की कोशिश कर रहे हैं, वॉल्यूम्स भी अच्छे पिकअप हुए बेस फॉर्मेशन के यहाँ पे, बट अभी भी ये 20 दिनों के एवरेज को रेजिस्ट कर रहा है। मेरी सलाह ये होगी कि इसकी 200 दिनों की एवरेज 175 पे, 175 पे प्लेस्ड है, अभी हम 170 पे, तो जस्ट 2-3 पॉइंट के लिए जल्दबाजी करने से बेहतर होगा आप 175 के ऊपर क्लोज होने दीजिए, एंटर विद कन्विक्शन, स्टॉप लॉस रखेंगे 170 के नीचे, और वहां से एक पुल बैक के हिसाब से 185 तक का टारगेट रख सकते हो, बट जब तक 175 के ऊपर क्लोज ना हो मैं इसको अवॉइड करूंगा। कर लेते हैं इसमें वेट एंड वॉच की स्टैंप लगा दो। 175 इंपॉर्टेंट लेवल है, याद रखना। आईएक्स कई बार मौका नहीं मिलेगा, बट आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में डाल दो। प्रशांत सावंत एक और शेयर है, सब लोग कह रहे हैं कि मार्केट में कंजम्पशन का ध्यान रखा जाएगा, सीधा एफएमसीजी स्टॉक्स बेनिफिशियरी हो सकते हैं। बजट के निपटते ही आरबीआई की बैठक भी होने वाली है, वो भी फैसला सुनाएगी। बजट अगर सोना है तो सुहागा हो जाएगा आरबीआई की बैठक, है ना। तो क्या टाटा कंज्यूमर्स इसी हिंट पे क्या थोड़ी बहुत पोजीशंस बना लेनी चाहिए? बिजनेस जो है सो है, मेरे सामने भी बजट का ट्रिगर है, मैं इसलिए सोच रहा हूँ। जी डिम्पी जी, यहाँ पे अगर हम देखें डेली चार्ट पे गैप है करीबन 1090 तक, वहां तक एक पुल बैक आ सकता है। बेस भी अच्छी बन चुकी है अगर हम देखें मल्टीपल डाइवर्जेंसेस है, और निचले लेवल्स पे अगर हम खरीदारी देखें तो वॉल्यूम्स बहुत अच्छे पिकअप और बिल्ड हो रहे हैं, तो यहाँ पे आप लॉन्ग रह सकते हो। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आपका जो पोजिशनल स्टॉप लॉस होगा वो 955 960 के आसपास होना चाहिए, तो थोड़ा बहुत नीचे यानी 980 के आसपास मिले तो एक अच्छे लेवल पे बाइंग हो जाएगी, और जैसा मैंने कहा वहां से आप टारगेट 1050 1075 वहां तक का रख सकते हो। एक और शेयर है जिसके बारे में आप सबको पता ही है कि वो बड़ा क्रूड सेंसिटिव है, लेकिन कई मायनों में ये क्वार्टर उसका काफ़ी अच्छा गया होगा, वो है इंडिगो। एक बार जरा 4000 के आसपास 4100 का भाव है। देवांग जी एक बार जरा आप चेक करेंगे इंडिगो। मैं ठीक बजट से पहले लेना चाहता हूँ, बजट से मेरे को नहीं मालूम कि कोई अनाउंसमेंट आएगी, बट अगर थोड़ी भी डिस्क्रिशनरी इनकम बढ़ाई, हाथ में पैसा आया, तो जूता चप्पल कपड़े के अलावा फ्लाइट भी होती हैं आजकल। और इंडिगो की बात करें डेफिनेटली जो ओवर जो आफ्टर द करेक्शन स्टॉक के एक सपोर्ट के पास कंसोलिडेशन कर रहा है, हमने प्रीवियस देखा था एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, आई थिंक होल्ड कर सकते हैं। ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, 4000 का एक स्टॉप लॉस और मेंटेन रखे, अपसाइड अराउंड 4400 4450 तक के भी लेवल्स देखने मिल सकते हैं, तो हम बाय करने की सलाह है कि विद स्टॉप लॉस ऑफ 4000। रंग सर एक छोटा सा सवाल हो रहा है, काफ़ी सारे लोग ना इसी गिरावट का फ़ायदा उठाना चाहते हैं किसी तरह, और उठाना भी चाहिए भाई। अब नहीं उठाओगे तो फिर कब उठाओगे जब 10% एक महीने में साफ़ हो जाएगा मार्केट। तो उसमें ना लिस्ट बनाते हैं कुछ शेयर्स, कुछों के पास हो सकता है पहला भी पड़ा हो। उस शेयर का नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। मैं 3-4 दिन से लगातार पूछ रहा हूँ, काफ़ी सारे लोगों ने लिया भी होगा, नहीं तो कुछों को तो रिलायंस के साथ ही मिल गया होगा क्योंकि उन्होंने ही काट के अलग किया था इसको। तो जिनके पास है और जिनके पास नहीं है, उन दोनों पे आपकी राय क्या है? तो डिम्पी जी, पहले तो जिनके पास है, और एक वास्तविकता मैं आपको बताऊंगा जो शायद बहुत लोग भूल जाते हैं, या फिर याददाश्त उनकी बहुत ही कम समय के लिए रहती। जब इस कंपनी का विभाजन हुआ था और अलग रूप में इसको लिस्ट करने का प्रयास चल रहा था, और जिस समय पर एक स्पेशल मूल्यांकन तय करने के लिए आधा घंटा मेरे ख्याल से बाजार खोला गया था, तब इसका भाव 200 के आसपास बुक वैल्यू थी मेरे ख्याल से, और ये 260 पे जाकर के थमा था। फिर काफी लंबे समय तक 200 और 250 के बीच में कामकाज करता रहा। 210 में मेरे ख्याल से काफी बड़े बड़े निवेशकों ने इसमें निवेश किया हुआ है। 245 के आसपास मेरे ख्याल से शुक्रवार का बंद था। नीचे के तरफ के दायरे नतीजों को लेकर के हमें पूरा भरोसा है कि जैसे जैसे कामकाज शुरू होगा वैसे वैसे योगदान बैलेंस शीट पर और बढ़ता जाएगा। 325 330 अगर मेरी याददाश्त सही है तो 325 330 के लक्ष्यांक हमने निर्धारित किए हैं। जिनके पास है निवेश लायक पूंजी है, जो कि होनी चाहिए, क्योंकि बाजार में जिस प्रकार से गिरावट आई है, अगर आपको 25-26 हजार में बाजार अच्छा लग रहा था तो 23,000 में आपको क्यों नहीं अच्छा लग रहा है, ये मेरा प्रश्न होगा। तो वो जोड़ सकते हैं। और अगर जिनको नया निवेश करना है और अगर आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता थोड़ी बहुत कम है, तो मैं इतना बिल्कुल कहूंगा कि आप शुरुआत कीजिए और पूरी ताकत मत लगाइए। 20-25-30%, 40% जो भी आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता है शुरू कीजिए, और फिर गिरावट पर जोड़ते जाए। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, ऐसे हालांकि मैं ऐसे आगे बढ़ती हुई बात, या फिर आई डोंट ट्राई टू प्रीएम्प्ट डिम्पी जी, लेकिन 200 और 210 के नीचे
जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के दायरे मुझे बहुत बहुत सीमित लगते हैं। साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे एक करके एक कई और सवाल लेंगे। और सबसे पहले इंडस टावर स्टॉक पर नजर डालेंगे, जहां पर CLSA की काफी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। हाई कन्विक्शन आउट परफॉर्म की रेटिंग स्टॉक पर उन्होंने दी है। 575 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य। उनका मानना है कि वोडाफोन आइडिया से जो ड्यूज कंपनी को मिले थे, जिसके चलते कंपनी के नतीजे काफी अच्छे रहे, उन्होंने अपने अर्निंग्स एस्टिमेट्स भी बढ़ाए हैं। और वैल्यूएशन वाइज देखें तो ग्लोबल टावर प्रियस से कंपनी काफी अट्रैक्टिवली वैल्यूड है। तो काफी पॉजिटिव रिपोर्ट, जिसके चलते इस स्टॉक पर नजर रहेगी। देवांग जी, आपकी क्या राय होगी इंडस टावर्स स्टॉक पर? तो इंडस टावर की बात करें, डेफिनेटली स्टॉक्स में कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने मिला है। पॉसिबल स्टॉक फर्दर और अपसाइड देखने मिल सकता है, तो यहाँ पे खरीदने की सलाह रहेगी। 354 का स्टॉप लॉस रखना है, जो इमीडिएट सपोर्ट है स्टॉक के लिए। अपसाइड अराउंड 390 तक के भी लेवल्स देखने मिल सकते हैं इंडस टावर में या इंडस टावर पर। लेकिन इस बीच लॉरस लैब्स स्टॉक की बात करें तो शुक्रवार को मार्केट आवर्स में ही नतीजे आए थे, लेकिन याद रखें 2 बड़ी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी यहां पर निकल कर आई है और दोनों ने ही डाउनग्रेड किया है स्टॉक को और अपनी टारगेट प्राइस भी घटाए हैं। गोल्डमैन सैक्स ने बिकवाली की राय दी, टारगेट प्राइस घटाकर अब 425 रुपए प्रति शेयर का कर दिया है। उनका मानना है कि वैल्यूएशंस काफ़ी एक्सपेंसिव है, सो 475 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य लॉरस लैब्स पर। लेकिन इसके अलावा जेफरीज ने भी अंडर परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखी है। तो 2 बड़ी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स जहां पर बिकवाली और अंडर परफॉर्म की रेटिंग बरकरार है। प्रशांत, क्या राय होगी आपकी लॉरस लैब्स पर? तो यहाँ पे एक बड़ा रेजिस्टेंस है करीबन 615 615 के आसपास। अगर आपके पास लॉन्ग्स हो तो मेरी सलाह होगी आपको इस लेवल पे ट्रेल करना होगा। यानी अगर आपको करीबन 595 598 बहुत नजदीक रखे और ट्रेल कीजिए। कोई भी रिवर्सल आए तो एग्जिट कर लीजिए। यहाँ पे करंट लेवल पे ना ही फ्रेश लॉन्ग ना ही फ्रेश शॉर्ट दिखाई दे रहा है, सिर्फ मुझे मेरे हिसाब से ट्रेल करके एग्जिट करना चाहिए। ये नजरिया लॉरस लैब्स पर नतीजों के बाद ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर आज एक्शन दिखाई देगा। लेकिन इसके अलावा मेटल सेक्टर से कुछ कंपनियों पर फोकस करेंगे। JSW स्टील के नतीजे शुक्रवार को मार्केट आवर्स के बाद आए थे और मार्जिन्स अनुमान से काफ़ी बेहतर रहे। गौरांग सर, आपसे पूछना चाहूँगी, मेटल सेक्टर में काफ़ी कुछ हुआ है, चाइना से पॉजिटिव स्टिमुलस मेजर्स की भी उम्मीदें हैं। इस सेक्टर पर आपकी क्या राय होगी और स्टील सेक्टर पर इन पर्टिकुलर क्या आप निवेश करने की राय देंगे? देखिए, एक चीज तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि मैं निजी तौर पर चाइना से आई हुई कोई भी खबरें जो होती हैं उनको ज्यादा महत्व देता नहीं हूं, क्योंकि मेरे पास कोई कारण नहीं है कि उसमें कितना सत्य और असत्य है वो साबित करने के लिए, और ना ही ऐसा कोई ठोस कागजी या फिर प्रमाण पत्र मैंने देखा या पढ़ा है। हाँ, लेकिन आप अगर स्थानीय मार्केट की बात करें तो उस पर मेरा पूरा विश्वास है कि खपत बढ़ेगी और धीरे धीरे करके मांग भी बढ़ेगी। जिस प्रकार से CR और HR के भाव हैं, फ्लैट और लॉन्ग प्रोडक्ट्स अगर आप देखने जाएं, वहां पर वृद्धि होने की संभावना लग रही है, ऐसा हमारा अनुमान है। JSW स्टील, टाटा स्टील, वेदांता, हिंडाल्को, ये JSPL, ये NMDC जैसी जो कंपनियां हैं, वहां पर बुनियादी दर के आधार पर लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय हम दे रहे हैं। लेकिन एक चीज अनिवार्य है कहना कि अगर आपके पास समय सीमा बाकी अन्य क्षेत्र में 1-1.5 साल की है, तो उसकी तुलना में अगर आप निर्णय कहते हैं धातु क्षेत्र में निवेश करने के लिए, तो आपकी समय सीमा कम से कम 2-2.5 यानी कि 2 गुना होनी चाहिए। ये मेटल वाली, स्टील वाली कंपनीज को लेकर ये व्यू। अच्छा, बजट का हफ्ता चल रहा है तो जो डिफेंस वाली जो शेयर हैं, पावर वाले, रेलवे वाले, ये फिर से थोड़े से एक्टिव होते हुए आपको ज़रूर दिखेंगे। एक खबर आई है मझगांव डॉक को लेकर कि 70,000 करोड़ रुपए की जो सबमरीन प्रोजेक्ट है, इन्होंने बोली लगाई है, और ये बोली लगाई है उन्होंने जर्मनी की जो कंपनी है थाइसन क्रप, उसके साथ मिलकर। तो आज हो सकता है कि थोड़े से गैप के साथ ये शेयर खोले। प्रशांत जी, आपसे व्यू जानना चाहेंगे मझगांव डॉक, हालांकि ऊपरी स्तरों पर थोड़ा सा हम प्रेशर देख रहे हैं। अच्छा ठीक है, प्रशांत हमारे साथ नहीं है, एक काम करते हैं, इस पर ना व्यू हम गौरांग सर से ही ले लेते हैं। गौरांग सर, मझगांव डॉक समेत जरा बाकी डिफेंस स्टॉक्स पर व्यू दीजिए, आपको क्या सही लग रहा है? तो पहले तो अभिषेक मैं बता दूं कि हमारा अनुमान है कि बजट में माननीय वित्त मंत्री साहिबा 1 फरवरी यानी कि इस हफ्ते शनिवार को जब बजट पेश होगा आपके और हमारे समक्ष, तो रक्षा क्षेत्र, ऊर्जा क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र
और रेलवे क्षेत्र, ये 4 प्राथमिक क्षेत्र होंगे जहां पर बजट में आवंटन थोड़ा बहुत ज्यादा देते हुए नजर आएंगे माननीय वित्त मंत्री जी। बाकी अन्य जो क्षेत्र हैं वो है खपत को लेकर के, यानी कि एफएमसीजी और कुछ हद तक कंज्यूमर ड्यूरेबल और रियल एस्टेट क्षेत्र। ये कुछ क्षेत्र है जहां पर बजट की जहां तक बात है तो हमारी खरीदारी की राय 3 कंपनियों पर है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, कोचिन शिपयार्ड और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। लेकिन इस बात के साथ साथ ये भी कहना अनिवार्य होगा, हालांकि ये खरीदारी की राय नहीं है, जो बाकी अन्य मजबूत कंपनियां हैं वो है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, मझगांव डॉक, भारत डायनामिक्स जैसी कंपनियां, बीईएमएल जैसी कंपनियां हैं जो काफी सक्षम और मजबूत है। और ये जो आप भारतीय नौसेना या फिर रक्षा मंत्रालय की इस तरफ से जो ऑर्डर की बात है, मझगांव डॉक्स, वहां पर एलएनटी भी, मैंने कल रिपोर्ट पढ़ रहा था, अभी कितना सही है गलत वो तो नहीं पता, लेकिन एलएनटी भी इसी प्रतिस्पर्धा में था मेरे ख्याल से। लेकिन कुछ कारणवश उन्होंने अपने जो हिस्सेदारी है यहाँ पर भाग लेने की वो पीछे खींच लिए। तो अब दावेदार सिर्फ मझगांव डॉक और ये जो आप बता रहे हैं साझा करार करने की जो बात है विदेशी कंपनी के साथ, उसके साथ होने की संभावना है और पूरी शक्यता है कि ऑर्डर शायद मझगांव डॉक को मिल सकता है। मझगांव डॉक को ऑर्डर ही मिल सकता है। और एलएनटी ने एक स्पेन की कंपनी थी, उनके साथ मिलकर बोली लगाने वाली थी, हालांकि आखिरकार फिर 2 ही बिडर बचे और उम्मीद इस चीज़ की है कि ये मझगांव डॉक को ऑर्डर ही मिल जाए। एक और एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं, वुमेन फ्रंट मोतीलाल ओसवाल, शिवांगी सारडा हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवांगी जी, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। शुरुआत आपके स्टॉक से कर लेते हैं, बताइए आज आपका कहां पर कन्विक्शन है, कौन से शेयर चलेंगे आपके हिसाब से? जी वेरी गुड मॉर्निंग। हम देख रहे हैं बाजार में थोड़ी बहुत प्रेशर बनी हुई है, वॉलेटाइल स्विंग्स भी रहेंगे इस पूरे हफ्ते। एक इवेंट की तरफ हम प्रोसीड कर रहे हैं, बजट और मंथली एक्सपायरी भी है, तो इंडिया विक्स थोड़ी बहुत परेशानी जरूर देगा। ओवरऑल इंडेक्स थोड़े प्रेशर में है और हम देख रहे हैं कि एक आध दिनों की और थोड़ी वीकनेस जो है वो देखने को मिलेगी। ऐसे में मेरा काउंटर रहेगा एचडीएफसी बैंक पे सेल कॉल। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि काफी वीकनेस बनी हुई है और एक शॉर्ट टर्म एक पोजीशन को हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं सेल कॉल के तरफ से। ओवरऑल शॉर्ट बिल्टअप यहाँ पे ऐड हुए हैं और पुट्स में भी काफी एक्शन देखने को मिल रहा है। तो काफी शॉर्ट टर्म कॉल है ये और इसमें हम देख सकते हैं कि नेक्स्ट जो टारगेट्स है वो राउंड अबाउट 1580 के बनते हुए दिखे, तो वहां तक के लिए हम शॉर्ट कर सकते हैं 1680 के एक स्टॉप लॉस के साथ। 1680 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ एचडीएफसी बैंक को शॉर्ट करने की सलाह है। 1660-65 के हमने भाव देखे थे जब इसके रिजल्ट आए थे, लेकिन उसके बाद चीज़ें फिजल आउट होते हुए ज़रूर दिखी हैं। और आज अभी जो शुरुआती टिक्स आ रहे हैं, हालांकि अभी तो बिल्कुल शुरुआती हैं, इस पर ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन कमजोरी के ही आ रहे हैं एचडीएफसी बैंक को लेकर। एक और एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं, कुणाल परार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुणाल जी, गुड मॉर्निंग, आप बताइए आपके पिक्स क्या हैं, बाय करेंगे, सेल करेंगे या फिर दोनों के एक कॉल्स हैं? दोनों की एक भी कॉल नहीं है। अच्छा? फिलहाल गिफ्ट निफ्टी 128 130 पॉइंट डाउन है एंड मैं थोड़ा सा वेटिंग वॉच करूंगा। एक बार मार्केट सेटल हो जाता है तो ओपनिंग कॉल में कुछ मतलब मार्केट ओपन के बाद हम कुछ दे सकते हैं। फिलहाल वेटिंग वॉच का ही मेरा स्ट्रैटेजी रहेगा। ठीक है, ठीक है। मार्केट खुलने के बाद आपको कोई रणनीति बनाने की सलाह है कुणाल जी की तरफ से। तो कुणाल जी एक काम कीजिए ना, कुछ फिर आपसे स्टॉक्स पर व्यू ले लेते हैं। एनटीपीसी जरा चेक करके बताइए आपको कैसे लग रहे हैं, क्योंकि जो नंबर्स आए हैं वो तो ठीक ठाक लग रहे हैं एनटीपीसी के। चार्ट्स कैसे आपको संकेत दे रहे हैं एनटीपीसी के? वेल अभिषेक जी, चार्ट की बात करें 323 के अराउंड का क्लोजिंग था एंड 325 के अराउंड उसका 2120 एमए आ रहा है एंड आज जैसे ओपनिंग हो रहा है मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं एक वीकनेस देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल इसको अवॉइड करके चलने की सलाह है। अगर स्टॉक 325 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो मुझे लग रहा है कि वहां से रिवर्सल कंफर्म हो सकता है और उसके बेस पे 338 और उसके बाद आपको ये 356 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो टाइमिंग के लिए इसको अवॉइड करने की सलाह है। 325 के ऊपर अगर क्लोज आता है उसके बाद ही हम यहाँ पे पोजीशन बना के चलेंगे।
तो चलिए बाजार पर कुणाल परार का एक नजरिया, कॉशियस आउटलुक है और इसे मेंटेन जरूर करना चाहिए, लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट हफ्ता और चंद मिनटों में बाजार खुल जाएंगे और इस हफ्ते इनफैक्ट इंपॉर्टेंट और लंबा हफ्ता भी है। 1 फरवरी शनिवार के दिन बजट की अनाउंसमेंट होगी जिस पर सभी की नजर है। इस वक्त सुबह अगर आप देखेंगे ग्लोबल सेटअप हो चाहे गिफ्ट निफ्टी से इंडिकेशंस हो, कमजोर संकेत जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन नए लंबे हफ्ते की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। इस शुरुआत में ही नई महीने में उतर भी रहे होंगे और 1 फरवरी के ही दिन ऑटो बिक्री के आंकड़े भी आते हुए दिखेंगे और ये पूरा का पूरा हफ्ता जो है वो बेहद रिजल्ट हैवी है। निफ्टी की ऑलमोस्ट 15 कंपनियों के नतीजे इस पूरे हफ्ते आने वाले हैं, तो ये सारे के सारे नंबर्स और जो नतीजे वीकेंड के दौरान आए हैं, बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स आए, ये सारे के सारे रिजल्ट्स हैं जिस पर बाजार रिएक्ट करता हुआ दिखेगा और साथ ही मंथली एक्सपायरी भी कटने जा रही है। तो बेहद इंपॉर्टेंट, काफी सारे ट्रिगर्स, काफी सारे फैक्टर्स और सिर्फ भारतीय बाजार के लिए नहीं, विदेशी बाजार से भी ट्रिगर्स फैक्टर्स हैं। ट्रंप के डिसाइडेड टैरिफ रिलेटेड जो बदलाव है 1 फरवरी से लागू हो सकते हैं, ये संभावनाएं हैं। कल से यूएस फेड की एफओएमसी की 2 दिवसीय बैठक शुरू होगी और गुरुवार को जब हम रिएक्ट कर रहे होंगे उस बैठक के आउटकम पर, तब यूएस के जीडीपी के डेटा भी आएंगे। इस बीच रुपए की ओपनिंग हो चुकी है, 16 पैसे कमजोरी के साथ रुपए की ओपनिंग 86 रुपए 21 पैसे के मुकाबले 86 रुपए और 37 पैसे पर होती हुई। पूरी की पूरी रूपरेखा बाजार की इस वक्त आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, लेकिन अब आनंद हमारे डायरेक्टर से मैं गुजारिश करूंगी कि पूरे के पूरे स्टूडियो को एक बार दिखा दिया जाए, क्योंकि लास्ट मंडे जब अभिषेक हमारे साथ जुड़े थे मुंबई स्टूडियो में तो रौनक बढ़ गई थी स्टूडियो की, और आज जब डिम्पी हमारे साथ जुड़ गए हैं अब रौनक और शान दोनों स्टूडियो की है। और चलिए अब बिल्कुल लग रहा है कि वाइब्रेंट हो चुका है हमारा स्टूडियो। डिम्पी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। काफी अच्छा लग रहा है आपसे मिलके मुंबई में वापस। बिल्कुल बेहद अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट पूरी की पूरी तैयारी है, एक्शन पैक तैयारी इस वक्त, और इस हफ्ते के लिए हम तैयार हैं। आपको भी तैयार हो जाना है। ईटी नाउ स्वदेश के साथ ही आपको जुड़े रहना है, क्योंकि आसान भाषा में बजट की सारी रूपरेखा, सारी की सारी बारीकियां आप तक हम पहुंचाएंगे। चलिए इस बीच हम देख लेते हैं किस तरह के सेंटिमेंट्स स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स की तरफ से आते हुए देखने को मिल रहे हैं। शिवांगी हमारे साथ। शिवांगी, शुरुआत क्रूड इम्पैक्ट से करना चाहूंगी, क्योंकि कच्चे तेल में की चाल में जो कमजोरी है इसका इम्पैक्ट ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, ऑयल रिफाइनिंग काउंटर्स पर किस तरह से पड़ता हुआ दिखेगा। ऑलमोस्ट $77 बैरल के आसपास क्रूड में हम देख रहे हैं इस वक्त कामकाज, कमजोरी हावी हुई है। यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा? जी बिल्कुल। यहाँ पे हम इस स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक इम्पैक्ट देखने को जरूर मिल रहा है, और हमने देखा है कि कहीं ना कहीं ये सारी फैक्टर्स जो है वो पहले ट्रिगर होने शुरू हो गए थे। रिलायंस में हमने देखा कि शॉर्ट बिल्टअप शुरू हो गया था। HPCL और बाकी जो OMCs कंपनीज भी है उनमें भी काफी एक प्रेशर बना हुआ है। तो ये पूरे क्षेत्र में हम देखेंगे थोड़ी बहुत पेन पॉइंट रहेगी फॉर द नेक्स्ट 3 to 4 सेशंस। और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो कोई भी सपोर्ट जोन्स है सारी स्टॉक्स में वो टूटते हुए नजर आ रहे हैं। ग्लोबल कंसर्न्स भी काफी है, जिस तरह से सारे ही कंट्रीज के बीच में एक वॉर के चलते भी एक काफी नेगोशिएशंस हो रहे हैं, तो वो सारे इम्पैक्ट करेंगे इस पूरे सेक्टर को। तो मेरा यहाँ राय रहेगा कि हम थोड़ा अवॉइड करें इस स्टॉक्स को, इस स्पेस को, और बाकी स्पेस जो स्टेबल है, FMCG है या डायग्नोस्टिक स्पेस के स्टॉक्स हैं, उनमें फोकस कर सकते हैं। ये ठीक है, चलिए तो कंसर्न्स यहाँ से हैं। और कच्चे तेल की चाल की अगर बात करें, ओपेक से दाम घटाने से मांग में कच्चे तेल पर दबाव देखने को मिल रहा है, इस पर नजर रखनी होगी। इस बीच कमजोरी के साथ ही बाजार के खुलने की तैयारी इस वक्त होती हुई नजर आ रही है, लेकिन कौन सी खबरें हैं जिस पर आपको फोकस रखना है टुवर्ड्स वीकेंड, कौन से नतीजे आए और साथ ही ब्रोकरेजेस के रिपोर्ट्स क्या कुछ बयां कर रहे हैं, सब कुछ आपको बताते हैं हमारे नवरत्न स्टॉक्स की सूची में। आज अशेषा है हमारे साथ नवरत्न शेयर्स लेकर। गुड मॉर्निंग अशेषा, बताइए। गुड मॉर्निंग मानसी। आज के 9 के नवरत्न में सबसे पहले रियल एस्टेट सेक्टर से शुरुआत करेंगे और DLF के नतीजे काफ़ी अच्छे रहे। गाइडेंस जो कंपनी ने FY25 के लिए दी थी वो ऑलरेडी तीसरे तिमाही में भी अचीव कर दी है, तो काफ़ी अच्छे नतीजे। गाइडेंस के फ्रंट पर भी पॉजिटिव खबर, जिसके चलते DLF में आज पॉजिटिव एक्शन दिखेगा। इसके अलावा एविएशन सेक्टर से इंटरग्लोब एविएशन यानी इंडिगो, इसके भी नतीजे अनुमान से अच्छे रहे। रेवेन्यूज़ में करीब 14% का उछाल सालाना आधार पर दिखा। KEC इंटरनेशनल कंपनी को कुछ नए ऑर्डर्स मिले हैं ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, करीब 1450 करोड़ के नए ऑर्डर्स। प्री ओपन में 0.5% की तेजी के साथ कारोबार यहां पर दिखा है। डिफेंस और
शिप बिल्डिंग स्टॉक्स की बात करेंगे और उसमें सबसे पहले मैस्काउ डॉक, जहां पर कंपनी ने जॉइंट बिड की थी 6 कन्वेंशनल सबमरीन्स के लिए और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसके लिए अब अपनी मंजूरी दे दी है। तो पॉजिटिव खबर यहां पर मैस्काउ डॉक शिप बिल्डर्स पर भी अपनी नजर रखे। इसके अलावा लॉरस लैब्स, इसके नतीजे आए थे। नतीजों के बाद ब्रोकरेज हाउसेस ने अभी भी अपनी अंडर परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखी है। गोल्डमैन सैक्स ने बिकवाली की राय, वहीं जेफरीज ने अंडर परफॉर्म की रेटिंग बरकरार। लेकिन याद रखिए दोनों ही ब्रोकरेज हाउसेस ने टारगेट प्राइसेस थोड़े से बढ़ाए हैं। तो गोल्डमैन सैक्स ने 475 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य, वहीं जेफरीज ने 480 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है। सायंट आईटी सेक्टर से इस स्टॉक में करीब 23% की गिरावट शुक्रवार को दिखी थी। रेजिग्नेशंस आए थे, उसके बाद नतीजे भी कमजोर थे, गाइडेंस भी कमजोर थी। लेकिन आज कौन कॉल होगा तो कौन कॉल से क्या निकल कर आता है उस पर सबकी नज़र रहेगी, इस पर भी अपनी नज़र रखें। बैंकिंग सेक्टर से कई सारे नतीजे ओवर द वीकेंड आए। सबसे पहले आईसीआईसीआई बैंक की बात करेंगे। नतीजे काफ़ी अच्छे रहे, ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा रहा इस तिमाही में और कासा ग्रोथ काफ़ी अच्छा रहा, जिसके चलते नतीजे काफ़ी अच्छे रहे। लेकिन प्री ओपन में आईसीआईसीआई बैंक 1.5% की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ। ऑन द फ्लिप साइड एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के भी नतीजे थे, उन्होंने अपनी गाइडेंस घटाई है। 6% की गिरावट प्री ओपन में यहाँ पर दिखी है और नोमुरा ने स्टॉक को डाउनग्रेड किया है, रिड्यूस की रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस घटाकर अब 500 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पर दिया है। और बिग बोल्ड ब्रोकरेज में हम आज बात करेंगे इंडस टावर की, जहां पर सीएलएसए की काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट, हाई कन्विक्शन आउट परफॉर्म की रेटिंग, 575 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य। उनका मानना है कि वोडाफोन आइडिया से ड्यूज आते हुए नजर आए, जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट नतीजों पर दिखा। इंडस टावर की इस रिपोर्ट, सीएलएसए की रिपोर्ट के चलते इस स्टॉक पर भी अपनी नज़र रखें। नवरत्न शेयर आपने देख ही लिए होंगे। अब मार्केट खैर खुलने को है, 1.5-2 मिनट के बाद खुल जाएगा। और इम्पॉर्टेंट चीज़ अभी मार्केट के अंदर यही है कि एक तो आज हम गैप डाउन फिर से कर रहे हैं। मैं लेवल्स क्योंकि फ्रीज़ हो गए हैं, वो लेवल्स एक बार मैं आपको बता देता हूँ। निफ्टी जो फ्रीज़ हुआ है वो 152 पॉइंट 152 पॉइंट फ्रीज़ हुआ है और ये जस्ट 23,000 के नीचे खोल रहा है। तो हम दो चीज़ें मानते हैं कि गैप अप और गैप डाउन दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। आज गैप डाउन डैमेज कर रहा है आपका 23,000 को। तो जैसे मैंने कहा कि आपको सिर्फ यही चीज़ ध्यान रखनी है कि पूरा हफ्ता 23,000 के जितना ऊपर रहें उतना बेहतर है। 23,000 के नीचे जाने से कन्विक्शन लेवल्स दोनों लॉस होगा। दूसरा, निफ्टी बैंक जो फ्रीज़ हुआ है 486 पॉइंट हुआ है, ये 48,000 के नीचे खोलेगा। तो आपके दो इम्पॉर्टेंट सिल्वर लाइनिंग एरियाज थे, पहला 23,000, दूसरा 48,000, दोनों के नीचे खोल रहे हो आप। तो अगर ये ड्रैग हुआ तो और भी हो सकता है, अदरवाइज इन दोनों लेवल्स को आपको बचाना होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, HDFC, रिलायंस, TCS, इन्फोसिस, ICICI बैंक, इनफैक्ट क्योंकि उसके नंबर इसलिए बोल रहा हूँ मैं, किसी में भी मेरे को ऐसा कुछ नहीं दिख रहा कि बाज़ार की हेल्प करने के लिए कोई बहुत बड़ा गैप लेके आ रहा हूँ। ये सारे शेयर्स मैंने बाकायदा फायर करवाए आपके लिए, आप देख लीजिएगा। कोई भी बड़ा शेयर इसमें से ऐसा नहीं है जो आपकी हेल्प करने के लिए हो। आते हैं ज़रा डिफेंसिव शेयर्स पे, ज़रा दिखाइएगा HUL को, ITC को, टाटा कंज्यूमर्स, ब्रिटानिया वगैरह को। इनमें आप देखेंगे गिरावट थोड़ी थोड़ी आपको कम दिखेगी। तो डिफेंसिव शेयर्स आज फिर से थोड़ी लीडरशिप में आ सकते हैं। ये सारे शेयर्स मैंने इसलिए आपकी स्क्रीन पर फायर करवाए हैं। तो आप जो ओपनिंग देख पा रहे हैं ना मार्केट की, वो डिफेंसिव लेड है। फिर करना क्या है आपको, तो जब तक कोई मार्केट के अंदर लेवल्स ठीक नहीं होते, डिफेंसिव के अंदर टिके रहना, नए लेवल्स के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करना। ठीक कैसे होंगे जी? लेवल कौन से हैं ठीक हो जाएंगे? पहला है 23,000 का निफ्टी का, दूसरा 48,000 बैंक निफ्टी का। दोनों नहीं आए, एक्सपेरिमेंट एवरेज का भी मत करना। काफ़ी सारे व्यूअर्स हमारे जो टेलीविज़न देखते हैं, यूट्यूब पे भी देखते हैं, वो कमेंट भी करते हैं हमको बैक टू बैक। मैं अमूमन ज़्यादातर के कमेंट पढ़ता हूँ और में से कईयों ने ऐसा कहा है कि फ्राइडे के बाद मार्केट थोड़ा ठीक हो जाएगा। हाँ, लेकिन फ्राइडे तक कैसे झेलेंगे आप? तो ये बात सच है कि पेन तो है और ये पेन थोड़ा सा भी रहेगा मार्केट के अंदर। बस आप एवरेज मत करना जल्दी, थोड़ा एकोमुलेशन रखना अपने पास अगर रखा हुआ है स्टांस, नहीं तो अभी एकदम से कूद के मत आओ। बजट आएगा सैटरडे को, अभी आप तो मंडे पे खड़े हो। ये 4-5 दिन अगर आप ज़्यादा फोर्स के साथ पैसा डाल दोगे तो कई बार अपॉर्चुनिटी, हाँ धीरे धीरे अगर पैसा डालो, ये वन ऑफ द बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। बट धीरे धीरे 10 में से 2 लॉट 3 लॉट की कैलकुलेशंस। मार्केट की बेल रिंग हुई है 150 पॉइंट नीचे जो मार्केट खुला, अब 162 पॉइंट हो गया
और करीब 400 पॉइंट की गिरावट अभी भी बैंक निफ्टी पे है। बैंक निफ्टी कोशिश कर रहा है कि वापस 48,000 को रीगेन कर जाए जल्दी ही, और मैं भी उम्मीद भी करता हूँ कि रीगेन हो जाए इससे थोड़ा जल्दी। और निफ्टी इंडिया विक्स आज गैप कर गया फिर से 6 और 17.5 आ गया। भाई हमारा बजट इतना इम्पोर्टेंट है कि इतना सब कुछ होने पर भी 17.5 का विक्स अभी भी है। अब तो इतना तोड़ दिया। विक्स की रिक्वायरमेंट है। अब मैं बोलूँगा विक्स नीचे नहीं जाए, बट कम से कम 16-17 के बीच में रहे। अगर ये और विक्स नीचे गिर गया ना तो आपकी रिकवरी ही नहीं आने देगा। तो ये हायर विक्स की तो रिक्वायरमेंट तो है, बट मार्केट के डाटा का कन्वर्जन भी चाहिए। विक्स अच्छी चीज़ होती है बट कन्वर्जन के साथ। दूसरा पॉइंट, अगर आप स्क्रीन पर 5-6 बड़े शेयर्स दिखा पाएंगे जिनके पास वेटेज होती है सबसे ज़्यादा, आप दिखाइए एक बार HDFC, रिलायंस, TCS, इन्फोसिस, HUL और L&T। उसमें सिर्फ एक HUL ही आपको ऐसा दिखेगा जो सबसे कम गिरने वाले शेयर्स में से है। आपके स्क्रीन पर आप देखते जाइएगा, नोटिस होता जा रहा है। स्क्रीन पर देखिए 13 रुपये बकायदा ऊपर है। जो मैंने आपको जस्ट ओपनिंग से पहले बताया था ना कि डिफेंसिव वाला हिस्सा थोड़ा एक्टिव रहेगा, और ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी आपने देखा है। मेरे पास एल्गो बेस्ड एक सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, उससे हम ये चेक कर लेते हैं कि सेक्टोरली बाइंग कहाँ पे हुई है। तो सेक्टोरली बाइंग लास्ट टाइम जो हुई है यानी कि फ्राइडे को हुई है वो FMCG में हुई है। ठीक है, तो ये स्वाभाविक है। आज FMCG की क्लोजिंग अच्छी है, ओपनिंग अच्छी है, तो मार्केट को साइडवेज कर देगा क्योंकि एग्रेसिव शेयर आगे नहीं आएंगे। 160 पॉइंट अभी नीचे है निफ्टी, और जो एडवांस डिक्लाइन की रेशियो है बेहद ख़राब है। 350 शेयर सिर्फ एडवांसेस के हैं, 1700 शेयर डिक्लाइंस के हैं। मार्केट के अंदर एबनॉर्मल गेन हुआ है पुट्स वालों का, ठीक है, लेकिन कॉल्स वालों ने जितना डिप्लीशन देखा है ना वो एवरेज ना करें। मैं एग्जांपल बताता हूँ, मान लो कोई कॉल 700 रुपये की थी, आज 100 रुपये की रह गई है, तो आप ये सोचें मैं एवरेज कर लूँ, ना करना एवरेज। ये 100 रुपये भी शायद आपके गल ना जाए क्योंकि अब आप 30 तारीख की डेरिवेटिव एक्सपायरी में हो। आइए जरा और शेयर आपको मैं दिखा देता हूँ जहाँ पे जो आपके टॉप गेनर्स वगैरह, लूजर्स वगैरह बन रहे हैं, और उसके बाद आपको हीट मैप के ज़रिए भी वो सारी चीज़ें दिख जाएंगी। लेकिन पहले मैं रफ में आपको बताता हूँ। ब्रिटानिया ऊपर है, HUL ऊपर है, ITC ऊपर है। ये तीनों डिफेंसिव कॉलम आपके लिए है। तीसरा डॉक्टर रेड्डीज थोड़ा सा ऊपर आया है, ठीक है, तो ये एक शेयर और है जहाँ पे आप थोड़ा नज़र रख सकते हैं। श्रीराम फाइनेंस भी आज हरे निशान में, हिंडाल्को नीचे है, BEL नीचे है, इंडसन बैंक नीचे है। ये भी कुछ एक शेयर्स हैं जो आज आपको दबाव बनाते दिखेंगे। अब आते हैं कुछ और शेयर्स पे। DLF नंबर्स अच्छे हैं, रिएक्शन स्वाभाविक है, अच्छा आना था, 3.5% ऊपर है। ये प्रोजेक्ट और नंबर्स दोनों पे गैप करता है। जब भी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करेगा क्योंकि रातों रात बेचता है, और दूसरा ये जब नंबर्स लाता है तो टिपिकली गैप करता है। उस गैप के अंदर आप फंसना नहीं, देख के चलना, आराम से वैल्यूएशन को जज करना। बैंक ऑफ इंडिया के भी नंबर आए थे 2% ऊपर, टोरेंट फार्मा के नंबर आए थे, रिपोर्ट्स पॉजिटिव थी, 2% ऊपर, लोढ़ा 2% ऊपर, पालकेश इंडस्ट्रीज 2% ऊपर। तो नंबर्स का रिएक्शन तो है, ये एक अच्छा साइन भी है मार्केट के अंदर। अगर आप मेरे से पूछेंगे कि ये अच्छा साइन है, मैं बोलूँगा बहुत अच्छा साइन है। एक बार जरा येस बैंक और दिखाना, येस बैंक और दिखाइएगा 1 मिनट के लिए जरा, मेरे को किसी वजह से येस बैंक को देखना है। और एक और छोटा शेयर भी मैं आपको दिखाता हूँ अभी आपको, इसने कंपनी ने इतनी हिम्मत करके बोनस भी दिया है ना। पहले मैं येस बैंक जरा दिखाना चाहता हूँ। ये स्क्रीन पर 1.5% ऊपर है, 18.5 का भाव है। इसके भी नंबर्स आए हैं, प्रॉफिट इसका करीब 150% के आसपास बढ़ा है जितना मैंने इसके नंबर्स को चेक किया है। तो नंबर्स तो ठीक है, इसके ग्रॉस NPS वगैरह ठीक है। अच्छा, एक और शेयर है जिसके बारे में बोलूँगा, वो था, मैंने आपको पहले भी एक बार नोटिस कराया था, उसी रेंज में वापस आ गया। वो था SBC एक्सपोर्ट्स। एक एक्सपोर्ट से जुड़ी हुई कंपनी है, ये गारमेंट से जुड़ी हुई कंपनी है। अभी इसका भाव 23-23.5 रुपये के आसपास का है। कंपनी ने बोनस दिया है। बोनस कैसे दिया है? हर 2 शेयर होल्डर्स को 1 का बोनस दिया है। नंबर्स भी ठीक है, और मेरे को लग रहा है जिस भाव पे आके खड़ा है, एक बार पहले भी 22-23 से चल के ये 32-33 तक जा चुका है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे अच्छे नंबर्स, ये जो बोनस के अनाउंसमेंट किया 2:1 की 750 करोड़ रुपया खर्च करेंगे, ये शेयर को वापस ज़बरदस्त मोमेंटम में ला सकता है। सिलेक्शन कीजिए बॉस, अच्छे शेयरों का चुनाव कीजिए। बोले जी पैसा हम ब्लॉक कर चुके हैं, अच्छे शेयर चुन के भी क्या करें, थोड़ा सा पैसे का और अरेंजमेंट कीजिए। बोले हम FD तोड़ दें, बिल्कुल भी नहीं। बोले हम जी सिप बंद कर दें, बिल्कुल भी नहीं। बोले जी हम गोल्ड बेच दें, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप किसी सस्ते रूट से मार्केट में पैसे का इंतज़ाम कर सकते हैं तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि उससे पैसा ले आओ, मैं ये ज़रूर बोलूँगा
कि अगर आपको पड़ता खाता और आपके वित्तीय सलाहकार या आप खुद भी अपने एडवाइज़र हैं, तो अगर आपको जमता हो, पहले अच्छे शेयरों का चुनाव करो, फिर पैसे की रिक्वायरमेंट जनरेट करो, फिर उसके अंदर लगा दो या थोड़ा बहुत लगाओ। और एक चीज़ ध्यान रखना, जो फंड आप रेस कर रहे हैं हो सके इंटरनली रेस करना। अगर आप बाहर से भी रेस करते हैं तो उसका डेट इतना ज़्यादा ना हो कि आपकी इक्विटीज़ के प्रॉफिट को निगल जाए। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। ये कुछ हीट मैप हम आपकी स्क्रीन पर बैक टू बैक फायर कर रहे हैं ताकि आप इसको नोटिस कर लें और आपको आइडिया लग जाएगा कि पर्टिकुलर सेगमेंट में से कौन से शेयर्स चल रहे हैं, कौन से शेयर्स टूटे हैं। मेरे को कहीं मार्केट के अंदर भी एग्रेशन नहीं दिख रहा, ना तो रिकवरी दिख रही है। गैप डाउन होने के बावजूद भी निफ्टी ने और तोड़ा अपने आप को, 173 पॉइंट है। स्मॉल कैप मिड कैप भी लाल निशान में है। इसका मतलब जो एडवांस डिक्लाइन दिख रही थी वो डैमेज काफ़ी ज़्यादा है। दूसरा पॉइंट आपको बताता हूँ, वो है इंडिया विक्स का 6% ऊपर, 17.5 का विक्स है। ठीक, तो कोई भी चीज़ मेरे को अभी भी अच्छी नहीं दिख रही है मार्केट के गैप डाउन के बाद। अमूमन पहले आप जो नेचर देखते थे कि वो गैप फिल हो जाता था, अब फिल नहीं होता। अब आप ये सोचो ना कि 23,000 के आसपास का मेरे और आपकी दशा क्या है। मेरी बोलते हुए आपको लग रही होगी, आपको सुनते हुए आपको लग रहा होगा क्या यार, रोज़ ही सुबह उठो रोज़ ही मार्केट टूटता है, रोज़ सुबह उठो रोज़ मार्केट टूटता है, रोज़ का ही हो गया। अब तो कोई वैल्यूएशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं बची, कोई मार्केट में पैरामीटर्स ही नहीं बचा। ये आप भी बोलते हो, अपने दोस्तों से भी बोलते हो और सभी लोगों से बोलते हो, हम भी फील करते हैं। मैं भी किसी से बात करता हूँ, मैं भी बोलता हूँ भाई कुछ तो रखो मर्यादा, ऐसा भी मत तोड़ोगे। और मैंने आपको सुबह भी एक एग्जांपल बताया, एशिया में सबसे ज़्यादा टूटने वाले हम मार्केट बने। भाई हमारे पास ऐसा क्या था कि हमने सबसे ज़्यादा गिरावट देखी और इतनी सीवियर गिरावट देखी, और कई सालों में एक मंथ में सबसे बड़ी गिरावट देखी, जबकि ना हैंगसेंग, ना शंघाई, ना ही कॉस्पी, ना ही कोई और बड़े बाजार एक मंथ में टूटे। अगर आपको नहीं हो रहा हो तो आप जाके एक बार जाके चेक कर लेना, मंथली डाटा आपको आइडिया लग जाएगा उस चीज़ का। खैर, अब मेरे सहयोगी मेहमानों से जुड़ रहे हैं ताकि थोड़ा अच्छे ट्रेड कुछ बन पाएँ, कुछ जो मिलते हैं अगर अच्छे ट्रेड तो आपके लिए वो ढूंढ के लाएंगे। बट मेरा एक ही स्टांस है, अभी भी एक्यूमुलेट नहीं हो रहा है। एक्यूमुलेट ऑलरेडी आप पहले भी लगा चुके हो, देन वेट भी नहीं हो रहा है, देन लीव द मार्केट। जाओ घूमने फिरने मौज करो, बाजार को जब चलना होगा तब चलेगा, आपके और मेरे कैसे नहीं चलेगा। तो कमजोर शुरुआत हुई है बाजार में। निफ्टी करीब 150 अंक नीचे है और निफ्टी बैंक की बात करें तो 400 अंकों की गिरावट, 23,000 का क्रूशियल लेवल निफ्टी ने ब्रीच किया है लोअर साइड पर, और निफ्टी बैंक आ गया है 48,000 के नीचे। कुछ चीज़ें और हाईलाइट कराता हूँ। नतीजों का जो एक्शन है उसमें डीएलएफ, मैक्रोटेक, ये शेयर हम देख रहे हैं कि आज मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। दूसरी ओर अगर आप देखेंगे तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इसमें कमजोरी है। और मार्केट रिलेटेड जो शेयर्स हैं, CDSL, BSE, MCX, IEX, ये सारे के सारे कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। और न्यू एज कंपनी जो हैं, पेटीएम, जोमैटो, स्विगी, वहां पर भी आज के सत्र में आपको प्रेशर दिखेगा। बाजार तो खैर कमजोर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब 18.25 का विक्स हो गया, करीब 6% के आसपास का उछाल है। एक्सपर्ट्स को बाजार में कहां पर बढ़िया ट्रेड के मौके दिख रहे हैं, जरा ये समझने की कोशिश करते हैं। और शुरुआत करेंगे शिवांगी जी आपसे, बताइए कहां पर आपका फोकस है, क्या स्पॉट किया आपने? स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज के लिए मेरी नजर रहेगी ट्रैवल टूरिज्म पूरे सेक्टर में। तो यहाँ पे पहला पसंदीदा काउंटर मेरा रहेगा इंडिगो पे। स्टॉक एक अच्छी बॉटम बनाया है शॉर्ट टर्म डेली फ्रेम में, और वीकली बेसिस पे भी हमने देखा है कि एक ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करते हुए यहाँ पे एक रिकवरी देखने को मिल रही है। तो कुल मिला के काफी एक पॉजिटिव है। मंथली बेसिस पे अपने एक की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को होल्ड करते हुए नजर आ रहा है, जो कि एक इंडिकेशन है कि पोजिशनली यहाँ पे स्टॉक में स्ट्रेंथ बनते हुए दिख रही है। एक शॉर्ट कवरिंग मूव को हम प्ले आउट कर सकते हैं यहाँ पे। और नेक्स्ट जो टारगेट्स है वो इंडिगो में 4370 तक के बनते हुए दिख रहे हैं, तो वहां के लिए हम खरीदारी करें। एंड स्टॉप लॉस जो है 4100 तक के लिए बनाए रखें। लोग को लेकर ये व्यू, 1.5% की तेजी पर शुरुआत की है शेयर ने, नतीजे भी इसके आए थे। हालांकि जिस तरह से रुपया कमजोर हुआ है तो कंपनी के मुनाफे पर उसका असर पड़ा है, लेकिन कंपनी ने अपडेट ये भी दिया है कि उनके 40 प्लेन्स में बिजनेस क्लास की सीट्स होंगी इंटरग्लोब एविएशन यानी कि इंडिगो में। तो ये आपके लिए एक तेजी का सौदा हो गया शिवांगी जी की तरफ से। कुणाल, आप बताइए आपकी नजर कहां पर गई है और आपने क्या स्पॉट किया है? कल एफएमसीजी में एक अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल रही है। लास्ट टाइम भी जब हमने इंटरेक्शन किया था 24 जैन को, तब भी हमने एक एफएमसीजी काउंटर दिया था ब्रिटानिया।
आज जो मैं देने वाला हूँ वो है डाबर का है, खरीदारी करके चलने की सलाह है। 522 523 का राउंड है एंड 21 डीएमए के ऊपर है और कहीं ना कहीं अच्छा खासा बॉटम भी बना रहा है। 515 के एसएल के साथ खरीदारी करके चलने की सलाह है। 530 530 का पहला टारगेट और 530 जैसे ही क्रॉस करेगा 538 के भी लेवल ये स्टॉक दिखा सकता है। तो डाबर खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। 530 और 538 ये दो टारगेट हो गए डाबर के लिए। हल्की सी रिकवरी हम कहेंगे, मतलब रिकवरी क्या कहेंगे, आप देखेंगे कंजम्पशन वाले स्टॉक्स जो है ना वो धीरे धीरे करके हर निशान में आपको लौटते हुए दिखेंगे। एशियन पेंट्स, आईटीसी, नेस्ले, टाटा कंज्यूमर, ये ठीक ठाक हम देख रहे हैं कि अब हर निशान में लौटाए हैं। लेकिन ब्रिटानिया में लगातार 7 सत्र की तेजी हो गई है। एचयूएल में भी 2-3 सत्र के आसपास की मजबूती है। दोनों शेयर 1 से 1.5% के आसपास की तेजी के साथ कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। एक व्यू जरा ब्रिटानिया पर भी चाहेंगे शिवांगी। ब्रिटानिया कहां तक आप जाते हुए शेयर को देख रही हैं? जी, एफएमसीजी पैक में एक अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है, अच्छी रिकवरी है लोअर जोन से, और इस बार हम देख रहे हैं कि मोमेंटम जो है बाइंग में वो अच्छी तरह से गति में देखने को मिल रही है। मार्केट्स थोड़े बहुत प्रेशर में जरूर है, पर ये स्टॉक जो है एक डिफेंसिव प्ले की तरह एक्ट आउट करेगा और यहाँ पे हम राउंड अबाउट 5350 तक के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं इमीडिएटली, और 5100 के एक सपोर्ट को हम ध्यान रखें, स्टॉप लॉस आगे की तरफ ट्रेल करते हुए। ठीक है, 5100 का स्टॉप लॉस होगा ब्रिटानिया के लिए। गौरांग सर, ये जो न्यू एज वाली जो कंपनीज हैं, जोमेटो, स्विगी, देखिए स्विगी का भाव कहाँ 600 रुपये के ऊपर चला गया था, गिर गिर के शेयर ये 425 रुपये के आसपास आ गया। जोमेटो में देख रहे हैं कि अब 200 रुपये के आसपास स्ट्रगल कर रहा है। पेटीएम में भी ऊपरी स्तरों से प्रेशर हम देख रहे हैं। ये स्पेस आपको कैसा लग रहा है और क्या कहीं वैल्यूएशन के हिसाब से कोई शेयर आपको आकर्षक लग रहे हैं इस समय? अभिषेक, जब बाजार इस प्रकार की परिस्थिति में हो और मानसिकता में हो तो वास्तविकता ये होती है कि जो भी क्षेत्र या फिर कुछ क्षेत्र के कुछ कंपनियों के शेयर जो बहुत तीव्र गति से चले थे कुछ महीनों में, उसमें इस प्रकार की गिरावट दिखना अनिवार्य है। आपने देखा होगा पेटीएम भी 650-700 से चला तो वो 1000 के ऊपर जा करके थोड़ा बहुत थमा और फिर नीचे के तरफ के दायरे। उसी तरीके से पॉलिसी बाजार, पीबी फिनटेक, उसी तरीके से आपने बताया जोमेटो और स्विगी। तो ये जितने भी नाम हमने लिए हैं, 4 नाम, वो बुनियादी तर्क के आधार पर हमारी खरीदारी की राय है लंबी अवधि के लिए। और जो नाम आपने जिक्र किए थे जोमेटो और स्विगी के, तो जोमेटो में मुझे लग रहा है कि 200 के नीचे काफी सीमित, 210 के आसपास चल रहा है। तो आप वो बॉटम ढूंढने का प्रयास मत कीजिए, मेरे ख्याल से विफलता ही आपको मिलेगी और समय बर्बाद होगा आपका। तो शुरुआत कीजिए स्विगी, जोमेटो। स्विगी पर तो आईपीओ नोट पर भी हमने चर्चा की थी, खरीदारी की राय थी। उसी आईपीओ नोट को एक तर्क या आधार बना करके दोनों में ही निवेश की राय होगी। प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिस्पर्धा हर क्षेत्र में आ सकती है, सिर्फ क्विक कॉमर्स में नहीं। और ये दोनों ही कंपनियां काफी स्थापित कंपनियां हैं, तो हमें लग रहा है कि अगर लंबी अवधि की विचारधारा है तो स्विगी, जोमेटो और बाकी 2 अन्य कंपनी, पेटीएम और पीबी फिनटेक, पॉलिसी बाजार, खरीदारी की राय है। चलिए, तो न्यू एज कंपनियों पर एक फंडामेंटल टेक और इनफैक्ट माइंडसेट जो है ना लॉन्ग टर्म प्ले का ही इस वक्त बनाकर चलना है, और न्यू एज टेक्नोलॉजी या न्यू एज स्पेसेस पर भी फोकस ज़रूर किया जा सकता है, लेकिन इन स्तरों पर कोई पोजिशनल या शॉर्ट टर्म अप मूव्स की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। लंबी अवधि में हो सकता है कि यहाँ पर परफॉर्मेंस ज़रूर देखने को मिले। इस बीच शुरुआत जिस तरह की बाजार की होती हुई देखने को मिली, कमजोरी 23,000 के नीचे मार्क पर निफ्टी खुलता हुआ दिखा। बैंक निफ्टी 49,000 के नीचे ऑलमोस्ट 1% की कमजोरी वहां पर भी। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल को अगर समझने की कोशिश करेंगे, सिर्फ और सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर है जो कि आज बाजार को संभालने का काम कर रहा है। सबसे ज्यादा कमजोरी जो है मेटल और एनर्जी स्पेस की तरफ से हाथ लगी है। निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स की अगर बात करें, 50 में से ऑलमोस्ट 45 कंपनियां हैं जो कि लाल निशान के साथ बिकवाली झेल रही है। 7 महीने के निचले स्तर पर ऑन एन इंट्राडे बेसिस निफ्टी ने आज ट्रेड कर दिखा। स्मॉल कैप और मिड कैप यानी कि ब्रॉडर मार्केट्स की चाल को भी समझने की कोशिश करेंगे। ऑलमोस्ट 2.5
2.5% के डाउन ट्रेंड स्मॉल कैप में देखने को मिले 7 महीने के निचले स्तर पर ये भी, और मोर देन 90% कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं वो लाल निशान के साथ छोटी मझौली कंपनियों में। मिड कैप में गिरावट है, एयू स्मॉल फाइनेंस, IDFC फर्स्ट बैंक ये सबसे ज्यादा ड्रैग कर रहे हैं मिड कैप में, जो बिकवाली उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। नतीजों के दम पर कुछ तमाम स्पेसेस हैं जो कि इस वक्त रिएक्ट कर रहे हैं कमजोर बाजार में भी। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज को पुल अप करेंगे, कंपनी के नतीजे अच्छे आए थे, स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स। कुणाल, आपसे जानना चाहेंगे, प्रॉफिट ऑलमोस्ट 47% बढ़ता हुआ देखने को मिला था, कंपनी ने डिविडेंड का भी ऐलान किया था। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में शुरुआती तेजी ऑन रिजल्ट बैक्ड एक्शन नजर आई, आपकी राय क्या होगी? मेरी राय अवॉइड करके चलने की होगी, क्योंकि आज के दिन में जो हाई बना है वो एग्जैक्ट 21 DMA की 21 DMA के पास ही बनाया है। ऊपरी लेवल पे 21 DMA 2747 2747 के अराउंड है। तो मैं कहूंगा कि टाइमिंग के लिए इसको अवॉइड करो। अगर ये 2750 के ऊपर सस्टेन होता है तो एक अपट्रेंड देखने को मिल सकता है, और उस अपट्रेंड के बेस पे आपको 2930 और जैसे वो ब्रेक होगा 3100 तक के भी लेवल देखने को मिल सकता है। तो टाइमिंग के लिए इसको अवॉइड करके चलने की सलाह रहेगी। फिलहाल इसे वॉच लिस्ट में रखा जाए, कोई पोजीशन लेने की राय नहीं है। नतीजों के दम पर एक्शन जरूर देखने को मिला। शिवांगी, ऑटो एंसिलरी पैक पर एक राय जानना चाहेंगे। नेक्स्ट वीक 1 फरवरी को ही ऑटो बिक्री के आंकड़े भी आता हुआ देखने को मिलेंगे। ऑटो और साथ ही ऑटो रिलेटेड पैक्स जो हैं, एंटायर स्पेस की अगर बात करें, हमने अंडर परफॉर्मेंस तो देखी ही है, और इस वक्त अगर देखें कुछ तमाम प्लेयर्स जैसे कि एक्साइड इंडस्ट्रीज, सेंटिमेंट्स किस तरह से बनते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ऑड लेवल से डेफिनेटली संभलने की कोशिश जरूर कर रहा है। क्षमा चाहता हूँ मानसी, आप हमसे प्रश्न पूछ रहे थे? जी गौरांग सर, ये वैसे शिवांगी से है। शिवांगी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? अनम्यूट योरसेल्फ शिवांगी प्लीज। ठीक है, शिवांगी से शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है। गौरांग सर, ऑटो बिक्री पर एक टेक आपसे फिर जानना जरूर चाहेंगे, क्योंकि देखिए अंडर परफॉर्मेंस तो देखने को मिली है, और जिस तरह से थोड़ी देर पहले न्यू एज स्पेस की आप बात कर रहे थे, ऑटो एंसिलरी एक ऐसा स्पेस है जो कि ट्रेडिशनल स्पेस के तौर पर जाना जाता है, लेकिन वहां पर इस वक्त जो है मूड माहौल कुछ खास बन नहीं पा रहा है। आने वाले हफ्ते में या इनफैक्ट इसी हफ्ते में ऑटो बिक्री के डेटा शनिवार को हम देखेंगे, क्या कुछ फंडामेंटल आउटलुक बन रहा है? इस क्षेत्र के लिए मानसी दो-धारी तलवार के रूप में 1 फरवरी आकर के खड़ी होगी तारीख, क्योंकि बजट भी है और उसी दिन महीने दर महीने ऑटो बिक्री के आंकड़े भी आएंगे। तो मेरे ख्याल से एक घातक चुनौती का सामना करना पड़ेगा। और हमारा मानना ये भी है मानसी जियोजित में कि जैसे हम न्यू एज टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे, वैसे ही हमें लग रहा है कि ऑटो क्षेत्र भी एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, एक नए अवतार में उभरने का प्रयास कर रहा है। हमने देखा था पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ियां थी, फिर CNG की गाड़ियां आई, अब हमने कुछ सालों पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स देखे, आने वाले भविष्य में एक ग्रीन हाइड्रोजन देखेंगे और नई आधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए परिवर्तन होता आपको नजर आएगा। ऑटो क्षेत्र में हमें अमूमन सभी कंपनियां पसंद है, चाहे वो 2 पहिया 3 पहिया वाहन बनाने वाली कंपनी हो, चौपहिया वाहन बनाने वाली कंपनियां हो, या फिर 4 से ज्यादा 6 पहिया 8 पहिए 12 पहिए वाली गाड़ियां जो कि कमर्शियल व्हीकल या फिर बसेस के रूप में उभरती है, ट्रैक्टर, एग्री इक्विपमेंट्स। और मैं ये भी कहना अनिवार्य होगा मानसी कि अगर आपको ऑटो क्षेत्र पसंद आता है तो हमारी राय में आपकी नजर ऑटो एंसिलरी, टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज पर भी होनी चाहिए। और एक 15 सेकंड में बात करूंगा कि बजट में मुझे लग रहा है कि ऑटो क्षेत्र के लिए कुछ खास नई नीतियां उभर करके आ सकती है, क्योंकि सरकार की मंशा है कि वो भारत को एक सबसे बड़ा ऑटो उत्पादन क्षमता वाला देश बनाए और एक्सपोर्ट्स करें। एब्सोल्युटली, तो बजट रिलेटेड अनाउंसमेंट के संकेत ज़रूर मिल सकते हैं, और इसी के चलते एक व्यू और साथ ही एक नज़र ऑटो एंसिलरी पर भी होनी चाहिए। ऐसे कई सारे स्पेसेस हैं जो बजट से ठीक पहले जो है फोकस रेडार पर रहेंगे। सरकारी कंपनियां, डिफेंस क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियां, रेल, रोड, इंफ्रा, ये सारे के सारे स्पेसेस, और कुछ एक्सक्लूसिव के तौर पर हमने आपको लगातार ये भी बताया कि केमिकल, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां भी हैं जिस पर नज़र रखनी चाहिए। एनर्जी स्पेस पर खास तौर से नज़र रखें, क्योंकि
क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी एक ऐसा स्पेस है जो कि धीरे धीरे उभरता हुआ नजर आ रहा है और इसको लेकर सरकार की बड़े सारे टारगेट्स, बड़े सारे गोल्स हैं और इसी के चलते इसे भी एक न्यू एज स्पेस के तौर पर ही मानना चाहिए आने वाले 10 सालों के लिए। और लॉन्ग टर्म प्ले काफ़ी हद तक यहाँ पर कह सकते हैं कि एक इन्वेस्टमेंट बेट या इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्रिएट ज़रूर होती हुई दिख सकती है। बहरहाल इस वक्त अगर आप देखें कुछ तमाम IT से जुड़े काउंटर्स हैं और साथ ही रियल एस्टेट से जुड़ी कंपनियां हैं जो कि इस वक्त बाजार में हल्का फुल्का ही सही लेकिन मोमेंटम दिखा रही है। शिवांगी, क्या अब आप मुझे सुन पा रही हैं? बिल्कुल मानसी। ओके शिवांगी, आपसे रियल एस्टेट पर एक राय ज़रूर जानना चाहूँगी क्योंकि लोढ़ा DLF पिछले दिनों हमने देखा कुछ न्यूज़ फ्लोज के चलते ही एक्शन, लेकिन वहाँ पर सेंटिमेंट्स जो हैं डेवलप होते हुए ज़रूर नजर आए। एक समय था जब रियल एस्टेट में अपसाइकिल की ही बात हम करते थे, लेकिन अब वॉलेटाइल मूव्स रियल एस्टेट स्पेस पर भी नजर आते हैं। आज के जो हल्का फुल्का मोमेंटम है, रियल एस्टेट को किस तरह से देख रहे हैं और मौका मिलने पर क्या कोई एंट्री पॉइंट्स इस स्पेस में डेवलप हो रहे हैं? काफी मुश्किल हो गया था ये पूरा सेक्टर। वीकली बेसिस पे भी पिछले 5-6 हफ्तों से यहाँ पे करेक्शन देखने को मिली है। प्रॉफिट टेकिंग जरूर देखने को मिला है और स्टॉक में एक अच्छी हॉल्ट देखने को मिली है सपोर्ट जोन्स पे, तो ये एक अच्छी बात है। बट फॉलो अप कहीं ना कहीं मिसिंग है। आज अगर हम लोढ़ा की भी स्टॉक की अगर बात करें पर्टिकुलरली, तो यहाँ पे हायर जोन्स पे नहीं टिक पा रहा है स्टॉक और 1100 के ऊपर थोड़ी बहुत स्ट्रगल है। तो यहाँ पे सबसे पसंदीदा काउंटर मेरा लोढ़ा ही है क्योंकि ये स्टेबल है एज कम्पेयर टू दी अदर नेम्स। तो यहाँ पे अगर ये 1100 के ऊपर होल्ड करते हुए दिखता है तो हम यहाँ पे 1150 तक के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट कंडीशनल ट्रेड रहेगा, स्टॉप लॉसेस जरूर हाथ में रखें और अपसाइड थोड़ी बहुत कैप नजर आएगी इस स्पेस। नहीं, ये बात आपकी ठीक भी है। एक्चुअली जिस सेगमेंट से बिलोंग करता है, अगर आप उस सेगमेंट का एक मंथ का चार्ट दिखा सकते हैं, मैक्रोटेक का भी दिखाना और रियल एस्टेट इंडेक्स का भी दिखाना, आप दोनों का दिखाओ। एक मंथ का, एक मंथ में 21%। अब ज़रा रियल एस्टेट का दिखाओ, रियल्टी का 20%। अब एक काम करो, आप ज़रा दिखाओ ऑटो का इंडेक्स का, ऑटो इंडेक्स दिखाना ज़रा, एक महीने में ऑटो इंडेक्स कितना टूटा है, 4.5%। अब ज़रा IT का और दिखाना, IT का निफ्टी IT लिखेंगे आ जाएगा 1% 1 मंथ में। अब एक काम करो, आप जरा FMCG का और दिखाओ, ठीक है, FMCG का भी दिखाओ, ठीक है। अब एक काम आप और कीजिए, जरा आप ऑयल एंड गैस का भी दिखाओ। ये मैं सारे आपको मैं किसी वजह से दिखा रहा हूँ, मैं एक बार जरा दिखाऊँ। तो जो चले हुए सेगमेंट थे ठीक बजट से पहले आके उनमें काफ़ी क्रैक आए। एक बार जरा PSUs का भी दिखाओ, PSUs इंडेक्स होगा, निफ्टी PSUs के इंडेक्स के हिसाब से एक छपा हुआ है इंडेक्स, ये सब दिखा हुआ। तो जहाँ पर मोमेंटो थोड़ा फास्ट था ना, उन सब में थोड़ी सेलिंग हुई है और एग्रेसिव सेलिंग हुई है, ठीक। बट फिर भी मैं आज बोलूँगा कि आज डिफेंसिव शेयर्स की बदौलत बाज़ार ने बहुत ज़्यादा बड़ा डैमेज नहीं किया, नहीं तो एक कर सकता था। कोशिश कर रहा है रीगेन करने का। निफ्टी बैंक ने काम कर लिया अपना, 48,000 के ऊपर ले आया है। निफ्टी भी सॉर्ट ऑफ 23,000 के ऊपर आ गई है। तो जो गैप डाउन हुए थे दोनों, उसने करीब अभी 9:35 से 38 मिनट हुए हैं, तो 20 मिनट के अंदर वो गैप्स को तो भर दिया जो 23,000 और 48,000 की इंपॉर्टेंस थी। बट फिर भी अभी बहुत मेहनत करना ज़रूरी है। मैं फिर से बोलता हूँ, सपोर्ट पे रुकना बड़ी बात नहीं है, सपोर्ट से चलना बड़ी बात है। चल ही तो नहीं रहे हो आप, चल नहीं रहे तो शॉर्ट्स वालों की हिम्मत बढ़ी हुई है। हिम्मत बढ़ी हुई है तो किसी भी रैली पे बेचा जा रहा है, किसी भी रैली पे बेचने पर भी रोल ओवर भी अगले महीने का ट्रांसफ़र किया जा रहा है। आप सोच के देखो, 41% का निफ्टी का रोल ओवर हो चुका है, उसके बावजूद हम 48,000 के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। नहीं तो इस 48% के रोल ओवर पे अगर हम शॉर्ट्स कवर करवाते, कम से कम 1000 पॉइंट ऊपर होते। तो हम 1000 पॉइंट तो वैसे ही पीछे चल रहे हैं अकॉर्डिंग टू द डाटा। बट एनी हाउ, मैं फिर थोड़ा आ जाता हूँ कुछ और नंबर्स पे, शेयर्स पे ही। मार्केट का डाटा तो मैं आपके सामने रखता ही चलूँगा। SRF बढ़िया चला, लास्ट 2-3 सेशन से बढ़िया चल रहा है। एक बार जरा दिखाना स्क्रीन पर SRF, और प्रशांत सावंत एक बार जरा आप चेक करना SRF। तो रिपी जी, यहाँ पे अगर हम देखें, जो एक बिग ब्रेकआउट आया था और हमने ऑलमोस्ट करीबन 2700 के लेवल्स टच किए थे, उसके बाद एक कंसोलिडेशन मोड में चला गया है। तो मेरी सलाह होगी यहाँ पे एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स अगर हो तो ट्रेल करने की,
फ्रेश पोजीशन में डिप्लॉय करने का कन्विक्शन इस लेवल पे नहीं रख रहा हूँ। तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए करीबन 2560, 2560, 2570 और एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स को ट्रेल करने की सलाह। ठीक है, तो SRF पे आपकी रिकमेंडेशन आ गई है। प्रशांत जी आप तो हमारे साथ बने रहिएगा। शिवांगी शारदा को जरा जाना है, उनका काम है। 9:40 हो गए हैं। शिवांगी जी थैंक यू वेरी मच। आपको मेरे को लग रहा है दूसरी जगह भी आपके अपॉइंटमेंट है, आप प्लीज़ कैरी ऑन। आपसे वापस मुलाकात होगी। बजट पे थोड़ा आपसे ज़्यादा टाइम लेंगे, वैसे बाय द वे मैं आपको अभी बोल दे रहा हूँ, आप बजट पे अपनी इंटेलिजेंस हमको थोड़ी ज़्यादा दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। नरेश मिरानी इस बीच मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे ज़रा करते हैं बातचीत। नरेश भाई नमस्ते। येस बैंक 18.5 पे एक इन्वेस्टर को आ जाना चाहिए पोस्ट नंबर्स। तो स्टॉक में जितना फ्लोट है, जितनी लिक्विडिटी है, उसके बाद जब तक बाजार का ट्रेंड चेंज नहीं होता स्टॉक जोर से चल नहीं सकता। और स्टॉक ने अच्छी गिरावट दे दी है और यही जोन था जहां पे रिसेंटली भी बॉटम बना था लास्ट ईयर भी 16-17 के आसपास, और 16-18 इसका ट्रेडिंग बैंड ही रहा है लास्ट 3-4 साल से, जहां पे ट्रेड करता था। जो एक मूव हुआ था पहले 30-32 तक, तो ओवरऑल ये लेवल्स पे ऐसा लगता है रिवर्सल हो सकता है, बट बाजार में जब तेजी आ जाए उसके बाद देखना चाहिए, या तो फिर स्टॉक 20 के ऊपर आ जाए उसके बाद। तो आपके साथ एग्री करता हूँ। पहले भैया एक लेवल पे खड़े तो हो जाओ, फिर ऊंची छलांग मारना। ये छलांग नंबर से आई है 2.5% की, बट 2.5% कुछ नहीं होता इसके आगे। पैसों में देखा जाए तो 98 है, 50 पैसे भी नहीं है ना। फिर भी थोड़ी बहुत हिम्मत करनी होगी। 21.5-22 की रेंज को पार करेगा तब बढ़िया कवरिंग कराएगा। ये एक F&O का शेयर भी है, ध्यान रखा जाए। 18.5 से गंभीरता को मत छोड़िएगा इसकी। ये एक F&O शेयर भी है बाय द वे। आगे बढ़ते हैं। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, एक बार कुणाल परार आप इसको चेक करेंगे। BKT बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। वेल सर, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज की बात करें, फिलहाल स्टॉक तकरीबन 2690 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। एंड फिलहाल स्टॉक अभी उसके 21 DMA के नीचे, और आज जो हाई बना है एग्जैक्टली 21 DMA के पास ही है। तो मैं कहूँगा कि टाइमिंग के लिए आप उसको अवॉइड कीजिए। जिस दिन स्टॉक 2750 के ऊपर सस्टेन हो जाएगा, अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। फिलहाल स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, तो 2750 के ऊपर स्टॉक जाएगा, उसके बाद ही हम पोजीशन बनाएंगे, क्योंकि उसके बाद ये स्टॉक 2900 से लेकर 3100 तक के लेवल हमें दिखा सकता है। अगले 10 मिनट के लिए ना आप दोनों मेहमान हमारे साथ बने रहना, इनफैक्ट तीनों। मैं आपसे फटाफट से काफ़ी सारे स्टॉक्स हम ले रहे हैं, ताकि अगर कहीं भी कुछ भी मिस ना हो हमसे। हाँ, सीमेंट कंपनीज में JK सीमेंट के अंदर बिल्डअप बन रहा है। प्राइस एक्शन हुआ नहीं, थोड़ा वॉल्यूम एक्शन आ गया। 4-4.5% का OI एडिशन इसके अंदर दिख रहा है। अभी धीरे धीरे चल सकता है, 1-1.5%, 2% ड्रैग कर सकता है। प्रशांत सावंत एक बार ज़रा चेक करना। JK सीमेंट 4700 का शेयर है। आधे लोग तो इसलिए नहीं आएंगे 4500 का शेयर देख के, बट फिर भी पैसा बन सकता है अगर खिंचा तो। ये जी डिम्पी जी, मुझे लग रहा है कि इसने 20 दिनों के एवरेज पे सपोर्ट लिया हुआ है, हालांकि रेजिस्टेंस के करीब है, बट एक छोटी रिस्क लेके थोड़ा हम प्रीएम कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 4770 पे ट्रेड कर रहा है, तो 1% की रिस्क लीजिए और 4720 4720 का स्टॉप लॉस लगा के आप लॉन्ग जाइए कैश में। यहाँ से अगर ये इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करे तो आपको 4900 से लेके 4950 के लेवल्स भी दिख सकते हैं। ठीक है, एक और शेयर है बैंक ऑफ इंडिया। इसके पास बिल्डअप अच्छा है और इसके नंबर्स भी अच्छे आए थे, आज ये अच्छा चल भी रहा है। ये वनडे एपिसोड तो नहीं है ना कुणाल परार, एक बार चेक करना। ये वनडे एपिसोड तो नहीं है बैंक ऑफ इंडिया, नंबर्स का रिएक्शन है बस। वेल डेफिनेटली आप कह सकते हो कि नंबर का रिएक्शन है, एंड इसके बेस पे ही एक मोमेंटम अच्छी खासी देखने को मिल रही है। बट मैं इतना जरूर से कहूंगा कि अगर स्टॉक 103 के ऊपर सस्टेन होता है तो वहां पे कप एंड हैंडल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, एंड इसके बाद एक अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिलेगी जो 115 से लेके 116 तक की हो सकती है। सो थोड़ा सा वेट करके चलने की सलाह है। अगर ये स्टॉक 103 के ऊपर 103 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो एक अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। 103 के बाद 115 116 देखने को मिल सकता है। डन, पॉइंट टेकन है। एक दो शेयर और लेता हूँ नरेश भाई से। नरेश जी एक बार जरा HUL देखना, 2300-2400 के आसपास का रेट है। HUL बजट तक बना के रखे पोजीशन। डिफेंसिव की तरफ फाइनली एक्ट कर रहा है, स्टॉक ने काफी करेक्ट कर दिया है और रिजल्ट के वक्त जो बॉटम बना था वहां से भी रिकवरी है, तो स्लोली एंड स्टेडीली एक रिकवरी आ सकता है 2550 तक, और 2340 का सपोर्ट रहेगा, तो बाय ऑन डिप्स रहेगा करंट लेवल्स पे नहीं। 12,000 का शेयर है मारुति, वो भी नोटिस हो रहा है क्योंकि वो डेरिवेटिव शीट्स के अंदर बिल्डअप लेके आ रहा है। बस अभी गौरांग सर बता के गए थे कि वो ऑटो स्टॉक्स में उम्मीद करते हैं कि कोई नई सरकार योजना ले। भाई योजना और मत लाना, पहले ही हम EV
गैस, पेट्रोल, डीजल इन सब से जूझ रहे हैं। गाड़ी लेने जाते ये नहीं पता लगता कि ईवी की ले कि सीएनजी वाली ले, फिर लगते हैं सीएनजी की ले लेते, फिर लगता नहीं ईवी की ज़्यादा अच्छी है, भविष्य ईवी का है, फिर ईवी की लेते हैं तो फिर बैटरी की प्रॉब्लम है, फिर लगता नहीं अगले 10 साल तक ईवी का पता नहीं स्ट्रक्चर बनेगा नहीं बनेगा, अभी तो पेट्रोल ही चलाओ, अब गाड़ी 5 साल बाद तो वैसे ही आपको बदलनी पड़ती है। तो नया फ्यूल ना आए, नई टेक्नोलॉजी आए, नया बिजनेस आए, नया कारोबार आए, नया प्लांट आए, नया मार्केट आए, नई फ्यूल ना आए। बहुत 4 फ्यूल बहुत होते हैं, ठीक। मारुति सुजुकी, एक बार जरा इस पे रिकमेंडेशन लेते हैं। प्रशांत सावंत, देखना जरा, चेक करना, कोई ट्रेड बनता तो बताओ, नहीं तो छोड़ देंगे। तो डिम्पी जी यहाँ पे 2 सपोर्ट है, 20 दिनों के एवरेज और एक गैप का भी, तो यहाँ आप लॉन्ग जा सकते हो। आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अभी हम ऑलमोस्ट 11,980 ऑलमोस्ट 12,000 के लेवल पे, तो मेरे हिसाब से 11,850 870 इस जोन में स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग जाइए। यहाँ से आपका जो टारगेट होना चाहिए करीबन 12,250 12,300 का होना चाहिए। पॉइंट्स में और कन्विक्शन में थोड़ा बैंक निफ्टी ने रिकवरी करने की अटेम्प्ट ली है। 400 पॉइंट हो गया था, एथिकली देखा जाए तो 50% की रिकवरी हो गई है, बट फिर भी मैं इससे ना तो एक्साइटेड हूँ, ना ही मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंस रखता है। वहाँ अच्छी चीज़ ये हुई है कि जो डैमेज हुआ था 48,000 का वो पूरा हो गया। एक बार जरा आप स्क्रीन पर दिखाना चाहें तो भले दिखा भी सकते हैं, और वो लेवल है आईसीआईसीआई बैंक के पोस्ट नंबर्स, यानी कि नंबर्स के बाद ये जब एक खुला था, गैप अप किया था इसने, तब एक गैप डाउन था, उसके बाद से इसने धीरे धीरे करके रिकवर किया। 1% ये शेयर ऊपर आया है। बैंकिंग काउंटर्स में से जो दूसरा है वो है एसबीआई, तीसरा है कैन बैंक। ये तीनों बैंक्स ऐसे हैं जो कि जहाँ से खुले वहाँ से ऊपर आए, जहाँ से खुले वहाँ से ऊपर आए। आप इस चार्ट के ज़रिए आपको दिख भी रहा होगा, और उसमें से 2 वेटेज वाले हैं, ठीक। तो मेरे को एसबीआई का और आईसीआईसीआई बैंक में से एक पता करना है कौन सा ज़्यादा ठीक है। नरेश भाई, दोनों को प्लस कर लें या फिर एक को चलेगा? आईसीआईसीआई और एसबीआई दोनों को रखूं या एक भी चल जाएगा? पुल बैक खेलना है। उसके लिए ट्रेड में प्रेफर होगा एसबीआई, क्योंकि स्टॉक ने रिलेटिवली कुछ परफॉर्म नहीं किया लास्ट 1 साल से, और 720 का सपोर्ट है, तो 720 के स्टॉप लॉस से एसबीआई अच्छा लगता है। ठीक है, एसबीआई भी ठीक लग रहा है। लोअर लेवल से अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 12-14 रुपए के आसपास से रिकवरी आ गई है, और एचडीएफसी बैंक, एक्सिस और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि कोटक बैंक में भी लोअर लेवल से थोड़ा थोड़ा सुधार जरूर है, और उसके दम पर ही अब निफ्टी बैंक जो है 48,100 के ऊपर कारोबार कर रहा है। लेकिन एडवांस डिक्लाइन का रेशियो बेहद ख़राब है। सिर्फ 192 शेयर एनएसई पर हरे निशान के साथ कारोबार कर रहे हैं, और उसके मुकाबले 2200-2250 शेयर आज गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो मिड कैप में प्रेशर लगातार बरकरार है, और अगर आप आज को मिला के पिछले 5 सत्र में देखेंगे तो मिड कैप इंडेक्स में बहुत ही डीप कट्स आए हैं। आज भी जो गिरावट है करीब 700-750 अंकों के आसपास की आपको निफ्टी के मिड कैप इंडेक्स में दिखेगी। कहाँ 58,000 का इंडेक्स हुआ करता था, वो गिर के 52,000 के आसपास का इंडेक्स रह गया है। वायदा के कुछ शेयरों की बात करें तो जहां पर आज बड़ी गिरावट है, जहां पर हम कह सकते हैं कि बड़ा एक्सीडेंट है, उसमें सीडीएसएल करीब 8% ये शेयर नीचे कारोबार कर रहा है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में भी नतीजों के बाद हम देखने की गिरावट हो गई है 6% के आसपास की। कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सिस्टम्स कैम्प्स, उसमें करीब 5% के आसपास की गिरावट है। ये कुछ शेयर्स हैं जो आज के बड़े एक्सीडेंट हैं। एक व्यू जरा सीडीएसएल के शेयर पर चाहिए आपसे नरेश जी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले अगर आप महीने भर में देखें तो करीब करीब 30% के आसपास की गिरावट सीडीएसएल के शेयर में हो चुकी है। अपने सपोर्ट्स के आसपास ये पहुंच गया है, या फिर गिरावट अभी आप और बढ़ती हुई देख रहे हैं इसमें? हम देखें कि गिरावट के अलावा जो रैली हुआ है लास्ट 2 साल में, स्टॉक ऑलमोस्ट 500 से लेकर 2000 तक चल गया था। तो एक करेक्शन 1300-1350 जो लास्ट जो रीसेंट मूव भी था अगस्त सितंबर में जब बाजार करेक्ट कर रही थी, तब से ये स्टॉक ने भी 1350 से 2000 तक का मूव बनाया था ऑलमोस्ट। सो 1350 एक सपोर्ट लेवल रहेगा जहां पे जाके एक पॉज होना चाहिए, बट रिकवरी शार्प नहीं होगी तो अवॉइडेबल रहेगा, बट 1350 के पहले नहीं। ठीक है, 1350 ये क्रूशियल लेवल है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। नतीजों के बाद हम देख रहे हैं कि डीएलएफ में आज रिकवरी है, और तमाम हमने जो शेयर्स देखे हैं रियल एस्टेट के, उन्होंने कमजोरी दिखाई है। पिछले महीने भर में 15-20-25% तक टूटे हैं। डीएलएफ की आज की तेजी पर कितना यकीन करें कुणाल जी? हालांकि ये नंबर ठीक ठाक है, उस पर रेट कर रहा है, क्या बाय करें इसको या फिर कोई लेवल है जो आप वेट कर रहे हैं?
वेल 725 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 4.5% के अपसाइड की मोमेंटम है। और वीकली चार्ट देखने जाए तो स्टॉक ने एक अच्छा खासा सपोर्ट भी लिया हुआ है, तकरीबन तकरीबन 700 के राउंड का, जो पहले एज अ रेजिस्टेंस था, बाद में सपोर्ट भी बन चुका है। तो अच्छी खासी मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि आज के दिन की जो मोमेंटम है बेस्ड ऑन द रिजल्ट, एक बार उसको न्यूट्रलाइज हो जा देना चाहिए। अगर ये मोमेंटम यहाँ पे ही सेटल हो जाती है तो फिर हम खरीदारी करके चल सकते हैं। लोअर लेवल पे ऐसे लाएगा, थोड़ा सा बढ़ाएगा, 690 का आएगा। एंड ऊपरी लेवल की बात करें तो 760 जैसे ब्रेक होगा, 825 तक के लेवल ये स्टॉक हमें दिखा सकता है। सो आज खरीदारी करके चलने की सलाह नहीं है, आज थोड़ा सा वेट एंड वॉच कीजिए। कल अगर इसी लेवल पे स्टॉक सस्टेन होता है तो 690 के ऐसे के साथ खरीद के चलना चाहिए। बहुत ही बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड है, अच्छे खासे मोमेंटम आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। ठीक है, डीएलएफ को लेकर ये व्यू। डी लेटर वाला एक और शेयर लेकर आइए, वो है डीसीबी बैंक का। इसके जो नतीजे आए थे एनआईआई में, हम यानी कि ब्याज में हमने 10% से ज़्यादा की ग्रोथ देखी थी। प्रॉफिट उसका ऑलमोस्ट डबल 20% के आसपास बढ़ा था। लेकिन नरेश जी, डीसीबी बैंक को लेकर चैलेंज ये होता है कि पिछले अगर हम 4 साल से देखें तो मोटा एक जो बड़ी रेंज है वो 100 से 150 रुपए के बीच में ही शेयर रहा है। डीसीबी कितना कन्विक्शन है आपका? तो अगर हम देखें तो स्टॉक्स ने परफॉर्म किया नहीं है, बट साइडवेज है भी काफी टाइम से। बट अगर हम करेक्ट करेक्शन में देखें तो सब बैंक्स ने ज्यादा करेक्ट किया है, स्टॉक ने नहीं किया, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ है। क्वार्टरली नंबर्स भी डिसेंट आ रहे हैं स्टॉक के। तो 108 जो एक मेजर सपोर्ट है, जब तक ये होल्ड करता है स्टॉक में गुंजाइश है कि एक बार 130 तक आ सकता है। बट ओवरऑल लगता है कि ये बॉटमिंग आउट जोन है। डिप्स पे बाई होगा अगर लॉन्गर टर्म व्यू है, 108 के स्टॉप लॉस के साथ। 108 रुपए का स्टॉप लॉस होगा डीसीबी बैंक के लिए। कंजम्पशन में थोड़ी थोड़ी सी बाइंग हो रही है, कितना यकीन करें ये थोड़ा देखने वाली चीज़ होगी, क्योंकि ब्रिटानिया आज लीड कर रहा है। अब जो तेज़ी है 2% के आसपास की हो गई है। कहीं ना कहीं बजट में उम्मीदें ये हैं कि टैक्स में अगर राहत मिलती है, लोगों के पास थोड़ी सी खर्च करने योग्य इनकम होगी हाथ में, तो ये कंजम्पशन में जाएगा, कंज्यूमर ड्यूरेबल में जाएगा, ये चीज़ें होती हैं। आईटीसी पर एक व्यू चाहिए आपसे कुणाल जी। आईटीसी 450 रुपये के नीचे लगातार ये शेयर बना हुआ है, हल्की सी तेज़ी आज इसमें हम देख रहे हैं। क्या व्यू है आपका आईटीसी को लेकर? वेल 442 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है, खरीदारी करके ही चलने की सलाह रहेगी। कहीं ना कहीं बॉटम बना रहा है काउंटर, और यहाँ से एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। इतना नहीं, ओवरऑल एफएमसीजी पैक भी काफी अच्छे बाउंस बैक में लग रहा है। खरीदारी करके चलने की सलाह है 430 के एसएल के साथ। ऊपरी लेवल की बात करते हैं तो पहला टारगेट जो हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है 455 का है, और 455 जैसे ही क्रॉस होगा लाइकली चांसेस है 480 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। सो खरीदारी करके चलने की ही सलाह रहेगी 430 के एसएल के साथ। ठीक है, 430 रुपए का स्टॉप लॉस आईटीसी के लिए। 455 पार हुआ तो फिर आपको 480 रुपए तक की तेजी इसमें दिख सकती है आईटीसी में। लेकिन एक बड़ी खबर का रुख करते हैं, टेलीकॉम सेक्टर को लेकर एक्सक्लूसिव खबर आ रही है। वो ये कि सूत्रों के हिसाब से टेलीकॉम रेगुलेटर टीआरएआई ने कंपनियों को सस्ते वॉइस प्लान लॉन्च करने को कहा है। डिटेल के साथ हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा जुड़ गए हैं। अंकुर, बताइए क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी हाँ, टेलीकॉम रेगुलेटर ने जो कंपनियां हैं उनको निर्देश दिए हैं। सूत्र में यही बता रहे हैं कि बोला गया है कि आप कुछ चीपर वॉइस ओनली प्लान्स लेके आइए। अभी क्या हो रहा है कि जो वॉइस ओनली प्लान्स हैं उनकी जो कॉस्ट है लगभग डेटा के साथ मिले हुए बंडल प्लान के साथ सेम ही है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिया जा रहा है कि आप उन प्लान्स को जो है वो थोड़ा सा रिड्यूस करिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई डेटा यूज करना चाहता है उसको भी उतने ही पैसे देने पड़े, और कोई डेटा नहीं यूज करना चाहता है सिर्फ वॉइस कॉलिंग के लिए फोन रखना चाहता है उसको भी उतना ही पैसा भरना पड़े या लगभग बराबर पैसा भरना पड़े। तो यहां पर टेलीकॉम कंपनियों के साथ एक बैठक की ट्राई ने, और यहां पर ये निर्देश दिए हैं कि आप थोड़े से सस्ते ऑप्शंस तलाशिए। साथ ही ये भी देखा गया है पिछले कुछ दिनों में टेलीकॉम कंपनियों ने अपने नए दामों को, नए टैरिफ प्लान्स को इंट्रोड्यूस किया है। तो ये देखने वाली बात ये होगी कि टेलीकॉम जो रेगुलेटर है उनके निर्देश के बाद टेलीकॉम कंपनियों ने कितना ये कदम उठा चुके हैं, और आगे जाके टेलीकॉम रेगुलेटर इनको रिव्यू जरूर करेगा।
अंकुर, शुक्रिया आपका ये इंपॉर्टेंट जानकारी हमें देने के लिए। तो टेलीकॉम कंपनियों को ट्राई से निर्देश मिले हैं और टेलीकॉम कंपनियों के लिए इनफैक्ट टेलीकॉम कंपनियां और साथ ही एक तरह से पूरे के पूरे सेगमेंट के डेवलपमेंट पर काफ़ी हद तक फोकस होना चाहिए, क्योंकि प्लेयर्स हैं इसमें। लेकिन इस वक्त अगर कनेक्टिविटी की बात करें, कनेक्टिविटी को लेकर अब भी काफ़ी सारे कंसर्न्स बनते हुए दिख रहे हैं। इस पर लगातार टेलीकॉम रेगुलेटर का फोकस है और नए निर्देश लगातार टेलीकॉम कंपनियों को ट्राई की तरफ से मिलते हुए भी नजर आ रहे हैं। इस बीच बाजार में जहां रिकवरी देखने को मिल रही है, इस रिकवरी में रियल एस्टेट, एफएमसीजी और पीएसयू बैंक के खेमे खड़े हैं। रियल एस्टेट ही संभाल रहा था मार्केट को, लेकिन हल्की फुल्की सही जहां बाजार संभलने की कोशिश कर रहे हैं उसमें अब एफएमसीजी यानी कि कंजम्पशन स्पेस और सरकारी बैंक का भी शामिल हैं। सेंसेक्स में ऑलमोस्ट 345 पॉइंट्स की रिकवरी आप देखेंगे निचले स्तरों से। बैंक निफ्टी करीब 300 अंक रिकवर हुआ है, निफ्टी में भी करीब 80 से 90 अंकों की रिकवरी देखी जा चुकी है। हालांकि ब्रॉडर मार्केट्स में अब भी प्रेशर पॉइंट्स जो हैं वो बिल्कुल बरकरार हैं। नतीजों के लिहाज से हफ्ता काफी लंबा है, काफी बड़ा है और कई सारे रिजल्ट्स हैं। एक नतीजों से जुड़ी एक लिस्ट है जो कि आपके स्क्रीन पर हम लेकर आते हैं। इस पूरे हफ्ते के लिए कौन से नंबर्स हैं। आज ही के दिन 27 जनवरी बजाज हाउसिंग और इमामी, ये दोनों कंपनियों के नंबर्स आने वाले। नंबर्स से ठीक पहले कॉशियस आउटलुक यहां पर देखने को मिल रहा है। कल बजाज ऑटो, इंडियन ऑयल, सिप्ला, टीवीएस मोटर्स, बॉश जैसी कंपनियों के नतीजों का इंतजार रहेगा। तो क्लियरली अगर आप देखें, ऑटो स्पेस है, एफएमसीजी है, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जिनके नतीजों पर खासतौर से फोकस रखना होगा। इसके अलावा टाटा मोटर्स, ब्लू स्टार, केपीआईटी टेक्नोलॉजी जैसी कंपनियों के नतीजे आते हुए 29 जनवरी को हम देखेंगे। बजाज ट्विंस में बजाज फिनसर्व के नंबर्स भी आने वाले हैं इसी हफ्ते। वहीं श्री सीमेंट, डाबर इंडिया, बायोकॉन यानी कि हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक, लेबोरेटरी स्पेस और सीमेंट कंपनियां जहां पर हल्की फुल्की बाइंग इंटरेस्ट आज देखने को मिली थी, वो नंबर्स भी इसी हफ्ते के लिए स्लेटेड हैं। और अंत में नेस्ले, मैरिको, चोला इन्वेस्टमेंट, पूनावाला फिनकॉर्प जैसी कंपनियों के नतीजों का इंतजार रहेगा। एफएमसीजी पैक जो है रूरल और साथ ही अर्बन डिमांड के साथ कनेक्टेड होता है। दोनों रूरल और अर्बन डिमांड यानी कि रूरल क्षेत्र में और अर्बन क्षेत्र में जब मांग ठीक ठाक होती है तब इस स्पेस में एक कह सकते हैं कि अपबीट शुरू होता है। और इस वक्त अगर आप देखें, एफएमसीजी स्लोली एंड इवेंचुअली आगे बढ़ने की या रिकवर होने की कोशिश जरूर कर रहा है। नेस्ले, मैरिको के नंबर्स हैं। नरेश जी गुड मॉर्निंग, आपसे जानना चाहेंगे एफएमसीजी पैक को आप किस तरह से देख रहे हैं। एफएमसीजी में चाहे लार्जर प्लेयर्स हो या फिर छोटी कंपनियां हो, आपकी राय क्या होगी। अगर हम ऊपर से देखें तो सभी स्टॉक्स में मैरिको छोड़कर करेक्शन अच्छा खासा आ चुका है। 25-30% डाउन है, ऊपर से कोई 20% है। सो ये केस में अगर नंबर्स में कोई नेगेटिव नहीं आता है, थोड़ा भी पॉजिटिव आता है, तो एक बाउंस बैक की जगह बन सकती है। जैसे नेस्ले अगर हम देखें, स्टॉक 2750 से आज 2200 पर है, 20% प्लस करेक्शन है, तो बाउंस बैक ट्रेड्स हो सकते हैं पोस्ट नंबर्स। बट ओवरऑल स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक नहीं होगा तो 4-5% के बाउंस बैक हो सकता है, जो हमने देखा पोस्ट नंबर्स बॉटम बना के एचयूएल ने भी किया था। तो ऐसे ही प्राइस एक्शन होगा, मोमेंटम स्ट्रांग नहीं होगा इतना जल्दी। मोमेंटम या लेस मोमेंटम जरूर नजर आ सकता है, लेकिन नतीजों के दम पर एक मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं इस हफ्ते। लेकिन एक एक्टिविटी ये भी करनी चाहिए, बजट रिलेटेड जो स्पेसेस है उस पर लगातार आपकी नज़र होनी चाहिए, क्योंकि महज 5 ट्रेडिंग सेशन के बाद बजट अनाउंस होने वाला है। इससे ठीक पहले अगर आप देखें, डिफेंस स्पेस से जुड़ी कंपनियां जैसे बीएल, भारत डायनेमिक्स, मैसगांव डॉक एंड शिप बिल्डर्स एंट्री पॉइंट्स दे भी रहे हैं या नहीं, इस पर नज़र होनी चाहिए। रेलवे, इंफ्रा, रोड एंड इंफ्रा स्पेसेस, इस पर किस तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप हो रहे हैं, इस पर नज़र होनी चाहिए। और इसके अलावा सरकारी कंपनियों का पूरा लिस्ट जो है, इसे आपको लिस्ट डाउन करना चाहिए। उसमें से समझना चाहिए कि कौन से स्क्रिप्ट्स हैं जिसमें आप एंटर करना चाहते हैं अगर मौका मिले तो। नरेश जी, आपसे ही जानना चाहेंगे, बजट से ठीक पहले ये कुछ तमाम स्पेसेस है जो कि फोकस रेडार पे तो होते ही है। डिफेंस देख लीजिए, रेलवे देख लीजिए, रोड इंफ्रा देख लीजिए। अगर हमारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स, हमारे व्यूवर्स को लिस्ट डाउन करना है कुछ तमाम स्टॉक्स और सही समय आने पर अगर एंटर करना है, तो लिस्टिंग किस तरह से होनी चाहिए। एज ऑफ नाउ बजट रिलेटेड जो ट्रेड्स आए काफी होंगे नहीं, क्योंकि काफी करेक्शन जो हो चुका है ऑलरेडी स्पेसेस में, वहां पे बजट्स में कोई ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं अनाउंसमेंट का। बट स्टॉक स्पेसिफिक जहां पे रिलेटिव स्ट्रेंथ है या बहुत गिर गए, 2 तरीके के ट्रेड्स है, या तो बहुत गिर गए हो या तो रिलेटिव स्ट्रेंथ हो। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ में ऑटो में जैसे आयशर मोटर्स है, जहां पे एक स्ट्रेंथ है, मारुति में स्ट्रेंथ है, तो ये नेम्स होंगे। और बहुत गिर गए उसमें पीएसयूज है, तो जहां पे पीएसयू जैसे एनटीपीसी, पावर ग्रिड, बीपीसीएल, एचपीसीएल, तो ये बास्केट देख सकता है। चलिए, ये एक राय आपको मिलती हुई। इस बीच जहां मेजर कंट्रीब्यूटर्स बाजार में इस वक्त जो बाजार को संभालने का काम कर रहे हैं, इसमें बैंक्स हैं, एफएमसीजी है,
डाइवर्सिफाइड एफएमसीजी प्लेयर आईटीसी है, जहां पर हरे निशान के साथ कामकाज आप देखेंगे। एचयूएल और ब्रिटानिया में मजबूती है। एलएनटी में तेजी के साथ कामकाज और आईसीआईसीआई बैंक नतीजों के बाद ये स्टॉक भी ऑन अ पॉजिटिव साइड रिएक्ट करता हुआ जरूर नजर आ रहा है। ऑन दी फ्लिप साइड आईटी सेक्टर है जो कि आज पीछे है। इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, ये सारे के सारे स्टॉक्स में हम डाउन ट्रेंड्स देख रहे हैं। वहीं रिलायंस और टीसीएस जैसे काउंटर्स, रिलायंस इनफैक्ट अगर आप देखें 1.5% तक की कमजोरी यहाँ पर 1229 के लेवल्स। कुणाल, अगर आप हमारे साथ हैं, रिलायंस पर एक टेक जरूर दीजिएगा। 1229 के लेवल्स पर ऑलमोस्ट 1.5% के डाउन ट्रेंड्स के साथ इस वक्त ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। वेल, एक अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिली थी एंड उसके बाद कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में है। मुझे लग रहा है कि यहाँ से फर्दर गिरावट भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि 21 डीएमए के नीचे अगेन स्टॉक ने मोमेंटम स्टार्ट कर दिया और उसके बेस पे 1200 तक के लेवल है जो स्टॉक हमें दिखा सकता है। सो कहीं ना कहीं एक डाउनसाइड की मोमेंटम फर्दर एक्सपेक्टेड है। 1200 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगर 1200 आते हैं सो उनके लिए जरूर से सलाह रहेगी, जिन्होंने ऊपरी लेवल पे खरीदारी की है, आप 1200 के लेवल पे जैसे आते हैं आप वहां पे एवरेज करके चल सकते हो एंड अच्छे खासे मोमेंटम वहां से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जहां से 1360 तक के लेवल हमें स्टॉक दिखा सकता है। रिजर्व लेवल पे टोटली अवॉइड करें। 1200 आता है तो फिर एवरेज करके चलने की सलाह रहेगी। कुणाल, नरेश, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस वॉलेटाइल टुवर्ड्स डाउनसाइड मार्केट में हमारा साथ निभाने के लिए, हमारे व्यूवर्स को आपकी एनालिसिस शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच।